हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उमेश आप सभी का वेदा अकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग क्लास 9th वाले बच्चों? आज आप लोगों के साथ हमारी भैया काफ़ी टाइम बाद मुलाकात होंगी और काफ़ी बच्चे परेशान होंगे कि सर आप आते नहीं हो, क्यों नहीं आते हो? देखो मेरी अदर क्लासेस भी होती है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि उन क्लासेस के चलते हुए मेरे को जो है यहाँ पर बहुत कम समय मिल पाता है। तो जिस दिन भी जब समय मिलता है हमारा होता है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये 4 दिन मेरे नाम होते हैं। जिसमें हम थर्सडे, फ्राइडे और सैट थर्सडे, फ्राइडे तो हम लाइव ही जाते हैं, सैटरडे, संडे हम जो है क्लासेस को प्रीमियर करा देते हैं, क्योंकि हमारा ऑफ होता है इस समय पर। ठीक है? तो आप लोगों को टेंशन की बात नहीं है, डेली गेस्ट पेपर आपका आएगा, आपको बस मेहनत करनी है, पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है, लगन के साथ पढ़ना है। ठीक है? और आज हमारा जो गेस्ट पेपर है वो है टॉप 50 गेस्ट पेपर 25 कौन-सा मेरे भाई? 25 होगा, ठीक है? इसको कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, बेहतर तरीके से करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। ठीक है? आइए, मैथ्स के सेक्शन की ओर आगे चलते हैं सबसे पहले। ठीक है? और फिर जो है अदर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको पढ़ाएँगे। ठीक है? देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ कि भैया ऑल इंडिया नवोदय मॉक टेस्ट हमारा शुरुआत हो चुकी है। मैंने आपको पहले ही बताया था 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक डेली डेली 3 बजे डेली 3 बजे जो है आप लोगों का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है। तो जो भी मेरे बालक, जो भी मेरे प्रिय छात्र अपने आप को जाँचना चाहते हैं कि मैं कितनी तैयारी कर चुका हूँ, किस हद तक कर चुका हूँ, किस लेवल तक कर चुका हूँ, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है। किस तरीके से देंगे? सबसे पहले आप इसको स्कैन करेंगे, ठीक है? हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर पहुँचेंगे इस तरीके से जब अपना नंबर वगैरह डालेंगे, यहाँ लिखा होगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, उस पर एनरोल नाउ का बटन होगा इस तरीके से ब्लैक का, उसको दबाना है, आप एनरोल हो जाएँगे। एनरोल होने के बाद आपके सामने एक लीडर बोर्ड खुलेगा, क्या खुलेगा जी? लीडर बोर्ड खुल कर आएगा। जब आप पेपर दे देंगे 3 बजे पेपर चालू होगा, पेपर कंप्लीट होने के बाद लीडर बोर्ड आएगा जिसमें आपकी रैंक आएँगी। क्या आएँगी भैया? रैंक आएगी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 तो इस बेसिस पर आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है? ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से और पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बताइए? क्लियर है? देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ साइड ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो 2:3 देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। देखिए, कह रहा है अगर 2 क्यूब की साइड जो है भैया 2:3 में है तो कह रहा है रेशियो बताइए वॉल्यूम का। अच्छा ठीक है, 2 क्यूब है। मैं मान लेता हूँ भैया जो पहला क्यूब है उसकी साइड A1 है और जो दूसरा क्यूब है भैया उसकी साइड A2 है। तो यानी भैया साइड का रेशियो यानी A1/A2 आपको दे रखा है 2/3। ठीक है? अब उसने क्या बोला वॉल्यूम का रेशियो बताइए। आपको पता है वॉल्यूम में V1 मान लो पहले क्यूब की, दूसरे क्यूब की V2। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? आप कहेंगे भैया साइड का क्यूब। पहले वाले वॉल्यूम यानी कि पहले वाले क्यूब की साइड क्या A1 यानी A1 का क्यूब, दूसरे वाले का क्या है भैया A2 का क्यूब। तो ये हो गया भैया A1/A2 का होल क्यूब लिख सकते हैं आप इसे। बोलिए A1/A2 का होल क्यूब। A1/A2 यानी A1 कितना है भैया 2 और A2 अपॉन कितना है 3 तो यानी 2/3 का होल क्यूब। 2 का क्यूब बेटा 8, 3 का क्यूब कितना 27। तो यानी भैया ये जो फाइनली रेशियो आ गया, ये 8:27 आ गया, यानी बी वाला क्या है सही उत्तर है। बोलिए क्लियर इतनी बातें? बताइए भैया, क्लियर है? चलें आगे चलें। आइए, कह रहा है इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। इसका सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं कि ये आप लोगों के पेपर में बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, लीनियर इक्वेशन इसको हम कहते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे बताएँ? आप देख पा रहे हैं भैया, इस तरफ एक फ्रैक्शन है, इस तरफ एक फ्रैक्शन है, बीच में इक्वल का साइन है, तो ऐसे केस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। क्या कराओ? क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी भैया 2x प्लस 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ? 3x प्लस 1 के साथ, बीच में इक्वल, फिर इधर भैया 2x माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3x माइनस 1 के साथ, ठीक है? अब मल्टीप्लाई करिए देखिए, 2x की एक बार 3x से करिए, कितना हो गया भैया? 6x स्क्वायर, फिर 2x की 1 से करिए, कितना हो गया? 2x हो गया। अब इस 3 की 3x से करिए, कितना हो गया? 9x हो गया। अब इस 3 की 1 के साथ करेंगे, तो 3 1 जा 3। सेम ऐसे ही करेंगे, 2x की 3x के साथ 6x स्क्वायर, 2x की माइनस 1 के साथ करोगे, कितना आएगा? माइनस का 2x। अब माइनस 1 की 3x के साथ माइनस 3x माइनस 1 और माइनस 1 की यानी हो गया प्लस का 1। अब देखिए ये 6x स्क्वायर 6 स्क्वायर कट जाएँगे क्योंकि दोनों सेम है। आपको पता है अगर एलएचएस और आरएचएस पे सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू तो दोनों कट जाती हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ क्या है भैया 2x लेकिन ये क्या है माइनस की, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा प्लस। तो ये हो गया 2x प्लस 2x ये है भैया साथ में 9x। अब ये भैया इधर माइनस 3x से ये भी इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल्स टू यहाँ बचा 1 और ये 3 उधर जाकर क्या हो गया भैया माइनस। अब इनको जोड़ दिए देखिए 2 और 2 4 9 और 4 कितना हो गया 2 और 2 4 9 और 4 13 13 और 3 16x 16x बराबर -2 अगर x निकालेंगे तो कितना आ गया -2/16 यानी भैया x की वैल्यू है -1/8। क्लियर है इतनी बातें? तो x की वैल्यू क्या है -1/8 बोलिए डन? चला जाए आगे बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा बताइए इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा? देखिए, क्या लिखा है 4 की पावर 0.5 देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए पावर वाले हों, जो बेस होता है उसको आप हमेशा प्राइम नंबर में लिखिए। देखिए ये 4 है, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की होल पावर 0.5 और ये जो 0.5 है बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 आपको पता है कैसे? कि भैया 0.5 है, मैं इसको हटाऊँगा डेसिमल हटाऊँगा तो भैया नीचे आ जाएगा 10 और उसको काटकर 1/2 लिख सकते हैं इसकी पावर 4। अब देखिए
पावर की पावर तो पावर मल्टीप्लाई होंगी। अब 2 मल्टीप्लाई 0.5 करिए, 2 मल्टीप्लाई 0.5 आप क्या कहेंगे भैया 1 आ गया। मल्टीप्लाई में इसको लिख सकते हैं 1/4, 1 की पावर 4 और 2 की पावर 4, तो ये हो गया 2 की पावर 1 यानी 1 और ये हो गया भैया 2 की पावर 4। अब देखिए ये भैया 2 से 1 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1/2 की पावर 3 और यानी इसका मतलब क्या होता है 1/8। कितना होता है जी 1/8 यानी कि 1/8 यानी सी का सही उत्तर है। ठीक है? चलें आगे। आगे देखिए, कह रहा है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, कह रहा है अगर 2 डाइस को एक साथ फेंका जाए, 2 डाइस को एक साथ फेंका जाए, तो कह रहा है बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 11। कह रहा है कि दोनों डाइस पर जो नंबर आए उनका टोटल 11 आ जाए, उनका टोटल 11। आपको पता है जब भैया 2 डाइस एक साथ फेंके जाते हैं तो जो टोटल आउटकम आते हैं, क्या आते हैं मेरे भाई? जो टोटल आउटकम आते हैं वो कितने आते हैं 36। कितना आते हैं 36। तो यानी भैया जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो 36 में। क्या कह रहा है? गेटिंग अ टोटल ऑफ 11 यानी दोनों डाइस पर जो सम है मिलाकर वो क्या आ जाए 11। अब कैसे आएगा 11 आप खुद सोचिए। कैसे आएगा? मान लीजिए अगर पहले डाइस पर 1 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, क्या ये 11 बन पाएगा? नहीं। आप ऐसी संख्या सोचिए जिन दोनों को जोड़कर क्या आ जाए भैया 11। आप क्या कहेंगे भैया? आप क्या कहेंगे भैया 1 पर 6 ले लो, 1 पर 5। देखो 6 और 5 11, बिल्कुल सही बात है। मैं कहूँगा 1 पर 5 ले लो, 1 पर 6 ले लो यानी भैया 11। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया एक काम करो ना, कोई एक अब कुछ कहेंगे भैया 1 पर जो है भैया 8 ले लो और 1 पर 4 ले लो। तब भी भैया सॉरी 8 और 4 नहीं, 8 और 3 ले लो। कुछ कहेंगे 8 और 3 ले लो। बेटा एक बात तो बता दो मुझे, क्या डाइस पर कभी 8 आता है? कभी डाइस पर 8 आता है? आप कहेंगे नहीं आता। तो हमें केवल वही संख्या लेनी पड़ेगी 1 से लेकर 6 के बीच में, 1 से लेकर 6 के बीच में वो संख्या लेनी पड़ेगी दोनों डाइस पर जिनको जोड़कर क्या है 11। आपने देखा भैया 36 में से केवल 2 ही नंबर ऐसे हैं, 2 ही आउटकम ऐसे होते हैं जैसे 6 और 5 का, और 5 और 6 का जिनका सम क्या होता है 11। तो यानी भैया आउट प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/18 हो गई। कितनी? 1/18। ठीक है? चलिए आगे। आइए, आगे देखिए क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ अ वॉल, कह रहा है भैया वॉल्यूम ऑफ अ वॉल, क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ अ वॉल, वॉल व्हिच हाइट इज 5 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ। देखिए क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ अ वॉल व्हिच हाइट इज 5 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, यानी भैया जो हाइट है वो क्या है 5 गुना है चौड़ाई के, एंड लेंथ इज 8 टाइम ऑफ हाइट, और जो लेंथ है भैया वो क्या है 8 गुना है हाइट के। लेंथ जो है 8 गुना है किसके? हाइट के। इतनी बात क्लियर है? इज 18225 मीटर क्यूब, यानी आपको वॉल्यूम दी गई। वॉल्यूम क्या दे दी भैया? 18225 मीटर क्यूब। ठीक है? कह रहा है तो फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द वॉल, आपको ब्रेड्थ निकालनी। ठीक है? कहने का मतलब क्या है? एक दीवार थी, उसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, हाइट भी है और उसका वॉल्यूम ये है। लेकिन उसका हाइट और ब्रेड्थ का संबंध ये है, लेंथ और हाइट का संबंध ये है। ठीक है? अब आपको क्या निकालनी? वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम यानी कि क्यूबॉइड हो गया क्योंकि लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी, हाइट भी है, तो आप क्या कहेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है भैया? लेंथ गुना ब्रेड्थ गुना हाइट बराबर 18225 मीटर क्यूब। यही आएगा बोलिए। अब देखिए लंबाई कितनी है बताइए? लंबाई। अब देखिए आपको ब्रेड्थ निकालनी है, पहली चीज़ तो ये। आपको क्या निकालनी है? ब्रेड्थ। तो आप ऐसा करिए सबको यहाँ ब्रेड्थ ले आइए, यहाँ पर बी ले आइए, बी। अब देखिए कैसे लाएँगे? अब अगर मैं आपसे बात कहूँ हाइट, हाइट देखिए क्या है 5 इंटू बी, तो यानी भैया इस हाइट की जगह आप क्या रख सकते हैं 5 इंटू बी, यानी इसको बी के फॉर्म में लिख लिया आपने। भैया बी तो बी ही होगी क्योंकि जो ब्रेड्थ है वो तो वही रहने वाली है। अब लंबाई की बात करूँ, अगर आप यहाँ से लंबाई की वैल्यू देखें तो 8 गुना हाइट है, हाइट, और हाइट की क्या है भैया 5 गुना बी, तो यहाँ 5 गुना बी यानी कि भैया 8 पंजे 40 गुना बी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको? 40 गुना बी, बोलिए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू 18225 मीटर क्यूब। ठीक है भैया? अब देखिए कितना हो गया? बोलिए 1 2 3, 3 बार तो बी आ गया यानी बी का क्यूब, और 40 गुना 5 करेंगे 5 चौक 20 यानी 200 बी क्यूब बराबर 18225 मीटर क्यूब। अब अगर आप बी का क्यूब निकालें तो कितना हो गया? 18225 बटे में 200, बटे में 200। बताइए कितनी बार कट जाएगा? बोलिए, बोलिए कितनी बार कटेगा? जल्दी बताइए कितनी बार कट सकता है ये? बोलिए, 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 बोलिए भाई बोलिए। अगर आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करें, क्या हो जाएगा? b बराबर क्यूब रूट, यानी क्यूब रूट लग जाएगा इसके ऊपर 18225 अपॉन में 200, और जब मेरे लाल आप इसको सॉल्व कर देंगे, कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.5 मीटर। कितनी आएगी भाई? 4.5 मीटर आएगी। ठीक है? बोलिए क्लियर इतनी बातें? 4.5 मीटर। आप इसको सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू आपकी 4.5 मीटर क्यूब से बाहर आ जाएगी। ठीक है? चलिए आगे आइए। कह रहा 7 टाइम ऑफ अ नंबर, कह रहा 7 गुना जो है नंबर का 12 लेस देन है 13 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर। कह रहा भैया जो 7 टाइम्स एक नंबर का वो क्या है भैया 12 कम है 13 गुना सेम नंबर का, 12 कम है। तो कह रहा बताइए व्हाट इज द नंबर, यानी नंबर यानी आपको x जो हमने माना वही निकालना है। तो हो गया 7x बराबर 13x माइनस 12, ये 12 इधर जाकर प्लस हो गया, ये हो गया 13x माइनस 7x, ये हो गया भैया 12 बराबर 6x, और अगर आप x निकाले तो कितना हो गया 12 बटे 6 बराबर x, 6 दूनी 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी है भैया 2। खत्म कहानी। डी क्या है? सही उत्तर है। बोलिए डी क्या है जी? सही उत्तर है। बताइए। चलिए आगे आइए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर है 7 रेशियो 3 रेशियो 5 के, तो कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। देखिए अब आप देख पा रहे हैं कि भैया ये सब रेशियो में है और जो पूछा है वो भी रेशियो में है। जो सब कुछ आपको दे रखा है वो क्या रेशियो में, और जो पूछा है वो भी रेशियो में है। तो आप सीधा रेशियो की वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि ए की वैल्यू 7 रख दो, बी की 3 रख दो, सी की 5 यहाँ रख दीजिए। ऊपर क्या है भैया a प्लस बी प्लस सी, यानी 7 प्लस 3 प्लस 5, रेशियो मतलब डिवाइड बाय,
2 इंटू ए यानी भैया 2 गुणा 7 प्लस बी कितना भैया 3 और सी कितना है 5। 7 और 3 10 5 15 बेटा। 7 दूनी 14 14 और 3 17 17 माइनस 5 करिए कितना हो गया 12 12 ठीक है। यानी ये आएगा सॉल्व करके। अब आप इसको काट दीजिए 3 के टेबल से 3 पंजे 15 3 चौक 12 यानी भैया 5/4 5/4 यानी डी का सही उत्तर है। बोलिए क्लियर इतनी बातें? बोलिए भाई। बोलिए। चलें, आइए। ओके, तो मैं आप लोगों को बता दूँ भैया क्लास 9वीं की जो भी बच्चे आगे तैयारी करना चाहते हैं, जो भी बच्चे आगे तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आपके घर में कोई आपका छोटा भाई हो, जो 6 7 7th या हो, 8th में हो और क्लास 9वीं की तैयारी करने चाहते हैं जेईई के एंट्रेंस के लिए, तो उसके लिए हम बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं 27 जनवरी 2026 से। 27 जनवरी 2026 से यानी रिपब्लिक डे के अगले दिन से, ठीक है? तो ये आपके सारे एक्सपर्ट और सारे बेहतरीन टीचर्स होने वाले हैं और साथ में आपको अगर इस बैचेस में एनरोल होना है, तो आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वही टीचर्स हैं जिनको बहुत सालों का अनुभव है इस फील्ड में पढ़ाते-पढ़ाते, ठीक है? तो आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम के साथ आगे जुड़ सकते हैं, ठीक है? और साथ में जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा देखो, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा वो तो भैया अभी अभी 9वीं में जिनका हो जाएगा वो इस प्यारे से स्कूल में बैठेंगे जाकर, इस प्यारे से स्कूल में बैठेंगे। लेकिन आपका और हमारा सफर जेएनवी के साथ भी है और जेएनवी के बाद भी है। बाद में कैसे है? आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वेदा क्लास 9-10 जब आप क्लास में 9th में आ जाएँगे क्योंकि एंट्रेंस के बाद 9th में ही जाएँगे, तो आपको यहाँ पर जो है ना इस चैनल पर सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी। क्या मिलेंगी? सारी चीज़ें फ्री में मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कह रहा है अगर अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटेज 144 बराबर है 13/12 के, तो कह रहा है एक्स की वैल्यू क्या है? देखिए, आप देख पा रहे हैं भैया इधर भी अंडर रूट है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। अब अंडर रूट को हटाने के लिए मैंने आपको बताया कि भैया दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायर करिए। स्क्वायर से अंडर रूट पूरा कट जाएगा तो केवल क्या बचा 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13 का स्क्वायर 169 12 का स्क्वायर 144। ठीक है जी, ये 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। एक्स अपॉन 144 बराबर 169 अपॉन 144 माइनस 1 ये हो गया जी x अपॉन 144 बराबर 169 माइनस 144 बटे में 144 ये हो गया x बटे 144 इसको माइनस करिए 9 में 4 गए 5 6 में 4 गए 2 25 बटे में 140 अब देखिए LHS और RHS दोनों तरफ सेम वैल्यू है ये कट गई तो केवल क्या आ गया x बराबर क्या आ गया मेरे भाई 25 आ गया कितना आ गया जी x बराबर 25 तो यही उसकी वैल्यू है ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए कह रहा है इफ वन साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद 7 साइड इज प्रोड्यूस द एक्सटीरियर एंगल हैज अ मैग्नीट्यूड ठीक है कुछ नहीं कह रहा घुमा फिरा के ये कहना चाह रहा है कि एक 7 साइड का पॉलीगन है मान लीजिए ऐसे बनाया आपने 1 2 3 4 5 ये मान लीजिए 6 और ये हो गई 7 कह रहा है 7 साइड का पॉलीगन है कह रहा है इसकी एक साइड को जो है प्रोड्यूस कर दिया जाता है मान लो ये वाली साइड है इसको प्रोड्यूस कर दिया यानी आगे की तरफ बढ़ा दिया इस तरीके से तो कह रहा है जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा यही बनेगा एक्सटीरियर एंगल तो कह रहा है बताइए एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी कुछ नहीं एक तरीके से घुमा फिरा के ये कहना चाह रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल है इसकी वैल्यू क्या है आपको पता है एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं किसी भी पॉलीगन के लिए आपको पता है फॉर्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन जहां पर एन क्या होती है नंबर ऑफ साइड यानी कि भैया 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन कितनी है भैया इसकी 7 है 7 साइड है क्योंकि उसने बोला 7 साइड वाला है तो बस इसको डिवाइड कर दीजिए जब आप डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा इसको इधर डिवाइड करिए आइए 360 को 7 से डिवाइड करिए हो गया भैया 7 पंजे 35 6 में से 5 गए 1 ये हो गया 7 एकम 7 10 में 7 गए 3 अब आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं पहले 51 आएगा यानी आप लिखेंगे 51 फिर भैया 3 लिखेंगे और फिर भैया लास्ट में क्या लिखते हैं 7 यानी कि 51 सही 3/60 डिग्री आंसर हो जाएगा और एक ही ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं ठीक है चलिए कह रहा है इट इज ऑब्जर्व दैट पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कह रहा है ये पाया गया कि एक शहर की जनसंख्या 8% के रेट से बढ़ती है कह रहा है अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी कि अभी की जो है 1,25,000 है अभी की पॉपुलेशन 1,25,000 है तो कह रहा है पॉपुलेशन शहर की बताइए 2 साल बाद यानी कि कहने का मतलब क्या है ये अभी एक शहर है इसकी जनसंख्या इतनी है कह रहा है भैया ये पॉपुलेशन 8 साल से बढ़ी वो सॉरी 8% से बढ़ी तो भैया यहाँ पर कुछ बढ़कर आएगी बताओ 8% बढ़ी तो कुछ बढ़कर ही आएगी फिर भैया ये तो 1 साल बढ़ गई फिर भैया ये दोबारा बढ़ती है 8% के रेट से कुछ आएगी दोबारा तो कह रहा बताइए ये वाली कितनी होगी फाइनल कितनी होगी तो देखिए ऐसे केस में कुछ नहीं करना आप कहेंगे भैया जो पॉपुलेशन होगी आफ्टर आफ्टर 2 ईयर यानी 2 साल बाद जो पॉपुलेशन होगी वो क्या आएगी देखिए प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 1,25,000 1,25,000 यही है 1,25,000 ठीक है आप बताइए कितनी बार बढ़ेगी 2 बार बढ़ानी पड़ेगी तो नीचे 100 लिखिए 100 लिखिए आपको पता है कैसे बढ़ाते हैं अब कितनी बढ़ रही है बताओ 8 तो 100 को 8% बढ़ाओ यानी कि 100 प्लस 8 करिए कितना हो गया 108 ऊपर 108 और यहाँ पर भी भैया 108 क्योंकि भैया दोनों बार सेम रेट से बढ़ रही है इसलिए हमने 108 लिया अगर मान लो यार 10% से बढ़ रही होती दूसरे साल में तो आप ऊपर 110 लिखते हैं ठीक है अब देखिए सॉल्व कर दीजिए भैया 1 2 3 1 2 3 कट गया 5 से काटिए 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया ये एक मिनट 5 दूनी 10 और ये कट गया भैया कितना 5 दूनी 10 ये हो गया 5 25 हो गया इसको काट दिए 2 से 2 पंजे 10 2 चौक 8 यानी भैया 25 गुना 54 गुना 108 आंसर आएगा करिए मल्टीप्लाई 108 गुना 25 करिए पहले
ठीक है, ये हो गया 5 अट्ठे 40, 0, 4, 5 एकम 5, 2 अट्ठे 16, 0 और 1, 2 एकम 2, ये हो गया 0, 6 4 10, 5 1 6 और 1 7 यानी 2700। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ गया 2700। फिर भैया 2700 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है भैया? 54 के साथ। तो मैं केवल 54 इंटू 27 कर लेता हूँ, ठीक है? 7 4 जा 28, 7 पंजे 35 और 2 37, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये हो गया 7, 7 और 8 15 हासिल 1, 3 और 1 4 यानी 14557 1458 सॉरी 7 नहीं 8 1458 कितना आ गया भैया? 145800 यानी कि भैया 14 क्या नाम है 1,45,800 हो जाएगी, यानी बी क्या है? सही ऑप्शन है। बोलिए क्लियर तो नहीं बातें? बताइए भैया क्लियर है? बोलिए भाई क्लियर है इतनी बातें? चलिए बताइए। बोलिए, बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी, जल्दी, जल्दी। क्लियर है इतनी बातें? चलें आगे चलें। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा पर्सन एज इज 3 टाइम हिज सन्स एज। कह रहा एक व्यक्ति है, उसकी जो उम्र है वो 3 गुना है उसके सन की एज की। ठीक है? ओके। एक पर्सन है, ठीक है? हमने मान लिया पर्सन है और ये इसका बेटा है। इनकी प्रेजेंट एज यानी कि जो अभी की एज है पीए, पीए का मतलब प्रेजेंट एज आज की। कह रहा है प्रेजेंट पर्सन की जो प्रेजेंट एज है वो 3 गुना है उसके सन की एज की। देखो एक आदमी की उम्र 3 गुना है उसके बेटे की उम्र की। अगर बेटा मान लो 5 साल का है तो पिता की उम्र कितनी होगी? ये सॉरी उस व्यक्ति की उम्र कितनी होगी? आप कहोगे भैया 3 गुना 5 यानी 15। यानी सारा खेल लड़के की उम्र पर डिपेंड है। आप लड़के की उम्र को x मान लो तो पर्सन की एज कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 3x। अब आगे देखिए कह रहा आफ्टर 15 ईयर आज से 15 साल बाद, आज से 15 साल बाद, आज आपकी उम्र 10 है तो 5 साल बाद कितनी होगी? आप कहोगे भैया 10 प्लस 5 यानी 15। ऐसे इसकी उम्र 15 साल बाद कितनी होगी? आप कहोगे भैया 3x प्लस 15। तो बेटा जब इसकी उम्र 15 साल बढ़ाई है तो उसकी भी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि भैया इसकी उम्र होगी x प्लस 15। यानी पर्सन की एज है और ये बेटे की उम्र है कितनी? 15 साल बाद। कह रहे द फादर, अच्छा ये पर्सन जो होता है फादर था, ये पर्सन जो होता है कौन था? फादर। द फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन। कह रहा जो पिता की उम्र है वो अपने लड़के की 2 गुना हो जाती है। ये तो कह रहा फाइंड द पर्सन प्रेजेंट एज, यानी इस व्यक्ति की प्रेजेंट एज निकालनी है, यानी 3x की वैल्यू निकालनी है। ये 3x प्लस 15 मल्टीप्लाई करिए 2 गुना x 2x प्लस 15 दूनी 30। ये 3x माइनस 2x हो गया x और 30 माइनस 15 कितना हो गया? 15, यानी x की वैल्यू आ गई 15। कह रहा है पर्सन की प्रेजेंट एज। अब आप ही बताइए इस व्यक्ति की प्रेजेंट एज आपने क्या मानी? 3x, तो यानी कि 3x की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे 3 गुना 15 यानी कि भैया 45। खत्म कहानी, बी क्या है सही ऑप्शन है। बोलिए क्लियर इतनी बातें? चले आगे चले। आगे देखिए कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। चलिए ये होमवर्क में डालिए, इसको करिएगा, कुछ भी नहीं है ये, चलो वही कराता हूँ। देखो कह रहे हैं वॉल्यूम जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर का विद इट्स हाइट इक्वल टू रेडियस। कह रहा हाइट क्या है भैया? बराबर है रेडियस की। ये वॉल्यूम दे रखा है तो कह रहा बताइए रेडियस क्या है? अरे भाई वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? आप ही बताइए। आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना है? 25 सही, 1/7। पहले इसको सॉल्व कर लो, 25 गुणा 7 करो, बोलो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना? 17, 175 प्लस 1 176 अपॉन 7। यानी भैया वॉल्यूम है 167 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब बराबर पाई की वैल्यू रख लीजिए 22 अपॉन 7 इंटू आर का स्क्वायर, ये आपको निकालना है। और ये भी क्या है? हाइट और रेडियस बराबर है, यानी कि इंटू आर। ये लिख सकता हूँ मैं। देखिए 7 से 7 कट गया, केवल क्या आ गया? केवल क्या आ गया भैया? 176 अपॉन में नीचे 22 इक्वल्स टू आर का क्यूब। अगर आपको आर निकालना है तो इस पे क्यूब रूट लगाएंगे तो आप क्या कहेंगे भैया? 22 से कट जाएगा 8 बार, तो हो गया भैया 8 बराबर आर का क्यूब। अगर आपको आर निकालना है तो आप क्या कहेंगे? क्यूब रूट का 8, यानी कि भैया ये कितना आ गया? आप कहेंगे आर बराबर आ गया 2, यानी रेडियस की वैल्यू 2 है। खत्म कहानी, डी। बोलिए जी क्लियर इतनी बातें? बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखिए कह रहा है इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय सबट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इट्स ओन स्क्वायर इज 4 टाइम्स द नंबर। ठीक है कह रहा है इफ द नंबर, कह रहा है एक जो नंबर है ऑब्टेन करा जाता है बाय सबट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इट्स ओन स्क्वायर। कह रहा है कि एक नंबर को सबट्रैक्ट करा जाता है, आप नंबर मान लीजिए x, उस नंबर को सबट्रैक्ट करा जाता है उसके स्क्वायर से, तो किसके बराबर है? 4 टाइम्स द नंबर, नंबर के 4 गुना। ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 4x और ये x उधर जाकर प्लस, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया भैया? 5x। x से एक x कट गया तो x कितना आ गया? 5, यानी वो नंबर 5 था। खत्म कहानी, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है एचसीएफ बता दीजिए इस पॉलिनोमियल का। ठीक है अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जा सकते हैं। देखिए अगर आप बड़े ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा? 20x स्क्वायर वाई। पहले आप इस 20 को तोड़िए, 20 को तोड़िए, बताइए कैसे लिख सकते हैं? आप कहेंगे भैया 5 गुणा 4, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 5 गुणा 2 की पावर 2। मैंने इसको लिख दिया भैया 2 की पावर 2 गुणा 5। ठीक है अब ये एक्स स्क्वायर वाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। क्लियर, ये पहले वाले को लिख दिया। अब दूसरा देखिए क्या है? 35। इस 35 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 7, इसके अलावा तो कुछ नहीं लिख सकते। तो आप क्या कहेंगे भैया? इसको मैंने लिख दिया 5 गुणा 7। और ये आगे क्या है? एक्स वाई स्क्वायर, यानी एक्स इंटू वाई का स्क्वायर, सब हम अलग कर रहे हैं। और यहाँ क्या है? एक्स माइनस वाई। अब देखिए आपने इसकी प्राइम फैक्टोरेशन कर लिया, आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हम क्या लेते हैं? लोएस्ट, यानी कि वो पावर जो सबसे लोएस्ट है, वो पावर जो सबसे लोएस्ट है। एक बात बताइए, यहाँ 2 की पावर 2 है, क्या यहाँ 2 है?
आप कहेंगे नहीं, तो मैंने क्या बोला, जहाँ नहीं है आप 2 की पावर 0 लगा लीजिए। आप बताइए इनमें लोएस्ट पावर क्या है? आप कहेंगे भैया 2 की पावर क्या है भैया? लोएस्ट क्या है? 0 है, 2 की पावर 0। आगे इसमें से लोएस्ट पावर, अब देखिए यहाँ 5 की पावर 1, यहाँ भी 5 की पावर 1, तो भैया इन दोनों में लोएस्ट कौन-सी है? आप कहेंगे 5 की पावर 1 ही है। मैंने कहा ठीक है। अब देखो यहाँ 7 है, क्या यहाँ 7 है इसमें? नहीं है, तो आप लिख सकते हो ऊपर 7 की पावर 0। अब बताइए 7 और 7 की पावर 0 में छोटा क्या है? आप कहेंगे 7 की पावर 0। मैंने कहा ठीक है भाई। अब देखो x की पावर 2, x केवल x है, तो छोटी क्या है? आप कहेंगे x है। y और y की पावर 2 में छोटे क्या है? आप कहेंगे y है। अब देखिए आगे, आगे है x माइनस y और यहाँ भी क्या है? x माइनस y, दोनों सेम है, तो भैया छोटी तो कोई सी भी ले सकते हैं, x माइनस y। अब आप कहेंगे ये तो आ गया, अब ये बच गया भैया इसके जैसा नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए x प्लस y की पावर 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए इन दोनों में बताइए पावर किसकी कम है? इसकी तो पावर 1 है, इसकी क्या है? 0 है, तो आप क्या कहेंगे? x प्लस y की पावर 0। ठीक है? अब देखिए 2 की पावर 0 यानी 1, 5 की पावर 1 यानी 5, 7 की पावर 0 यानी कि 1, ये हो गया x, y ब्रैकेट में x माइनस y, और ये भी कितना हो गया बेटा? 1, तो ये हो गया भैया 5xy ब्रैकेट में x माइनस y, ये आपका आंसर आ गया। 5xy ब्रैकेट में x माइनस y, यानी कि बी का सही उत्तर है। बोलिए क्लियर तो नहीं बातें? बोलिए भैया। चलें आगे देखिए, कह रहा है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, कह रहा है एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट है। मान लीजिए 2 डिजिट का एक नंबर है। कह रहा है द डिजिट इन 10 प्लेस, ये वंस प्लेस, और ये क्या है भैया? टेंस प्लेस। टेंस प्लेस कह रहा है जो डिजिट है टेंस प्लेस पर एक्सीड करती है डिजिट इन यूनिट प्लेस बाय 4। कह रहा है यानी कि भैया टेंस प्लेस की डिजिट और जो वंस प्लेस की डिजिट है, उन दोनों का अंतर 4 है। उन दोनों का अंतर क्या है? 4 है। अब आप खुद ही देखिए वो ऑप्शन चेक करिए जिसमें टेंस माइनस वंस का गैप जो है कितना है? 4 है। बताइए कौन सी वो संख्या है? बताइए जल्दी 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 सोचिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सी वो संख्या है? अगर आप ऑप्शन से देखें बताइए कौन सी है? आप देखिए ये है भैया टेंस डिजिट और ये है यूनिट, सॉरी वंस डिजिट। यहाँ पर माइनस करोगे 2 माइनस 7 पे माइनस 5 आ रहा है अंतर, हटाओ। ये है 7, ये है 2, 7 माइनस 2 करोगे तो कितना आया? 5, जबकि मुझे क्या चाहिए? 4। यहाँ देखो 4 और 8, 4 माइनस 8 करोगे कितना आएगा? -4। अब भैया यहाँ 8 और 4, 8 माइनस 4 कितना आया? 4, तो यानी डी का सही उत्तर है। बस पूरा हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग के मॉडल पेपर भैया, अगर किसी ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा, क्या कर लिया भाई? पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आगे प्रैक्टिस करना चाहता है और ज्यादा, तो उसके लिए मॉडल पेपर में वेद अकेडमी की तरफ से 399 में 10 मॉडल पेपर है, 599 में 20 है, और भाई 999 में 30 मॉडल पेपर्स अवेलेबल हैं। तो काइंडली 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 आप इन मॉडल पेपर को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे जो मॉडल पेपर्स हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एक्सपर्ट है। आप जब इनको लगाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, कि मॉडल पेपर्स का जो लेवल है इसमें ना एक अलग ही लेवल है क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप उन लेवल के साथ भी चीजें मैच करेंगे। गेस्ट पेपर का भी लेवल बहुत अच्छा है, मॉडल पेपर का हमने उससे थोड़ा और बेहतर बनाया हुआ है। ठीक है, साथ में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, हाँ ये आगे कह रहा है एक ट्राइंगल एबीसी में, कह रहा है ट्राइंगल एबीसी है, ये मान लीजिए ट्राइंगल एबीसी है। कह रहा है एंगल ए 60 डिग्री है भैया और एंगल बी 30 डिग्री है। तो कह रहा है देन द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म बाय प्रोड्यूसिंग बीसी। कह रहा है बीसी को आगे प्रोड्यूस कर कर यहाँ जो एक्सटीरियर एंगल बना, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। देखिए आपको पता है जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यानी इन दोनों के। आप कहेंगे इंटीरियर तो ये भी है, लेकिन हम इसके साइड वाला नहीं लेते, इसके अपोजिट लेते हैं। कौन कौन से? ये। तो यानी इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो क्या आएगी? 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि भैया 90 डिग्री। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू बता दीजिए, सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, होमवर्क में डालिए इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, होमवर्क में डालिएगा, आंसर बताइएगा। आगे देखिए, कह रहा है टेस्ट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट आर। कह रहे टेस्ट हुआ, उसमें 15 स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं, जैसे कि किसी के 34 आए, 37 आए, 44, 39, 45, ऐसे भी 15 बच्चों के मार्क्स है। कह रहा था प्रोबेबिलिटी, अच्छा प्रोबेबिलिटी पता नहीं क्या, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पीपल चूजन एट रैंडम पास द टेस्ट इफ द पासिंग मार्क्स आर 40। बहुत अच्छा क्वेश्चन का है। उसने क्या भैया 15 बच्चों का जो था टेस्ट हुआ और उनके नंबर दे रखे हैं। कह रहा आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कौन बच्चा पास हुआ। आप कैसे बताएंगे? उसने बोला पासिंग मार्क्स जो हमने कंसीडर करे हैं भैया वो 40 माने, यानी कि जिस बच्चे के या तो 40 आए होंगे या 40 से बड़े आए होंगे, केवल वही क्या होगा? पास होगा। एक बात बताइए, प्रोबेबिलिटी कितने में जाएंगे? पहले तो ये बताइए टोटल कितने नंबर बच्चों के नंबर है? आप कहेंगे 15 बच्चों के। अब वो नंबर चेक करिए जो 40 या 40 से ऊपर है। देखिए एक तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि भैया 15 में से ये जो 15 नंबर आपने दिए हैं, 15 बच्चों के नंबर दिए, यानी कि 15 में से 9 बालक ऐसे हैं जिनके नंबर 40 से ऊपर है, यानी वो पास है। तो यानी कि भैया 15 में से 9 प्रोबेबिलिटी। अब देखिए 3 से कट जाएगी, 3 तिया 9, 3 बटे 3 पंजे 15, यानी कि बी क्या है? सही उत्तर है। ठीक है भैया, बोलिए क्लियर तो नहीं बातें? चले आगे। कह रहा 20 men working 8 hours a day can complete a work in 15 days. How many men working 6 hour day can complete the same work in 20 days? ओहो, कह रहा 20 आदमी हैं जो 8 घंटे काम करते हैं। आपको पता है ये वाला फॉर्मूला M1 D1 H1 बराबर होता है किसके? M2 D2 H2 के। कह रहा 20 आदमी 8 दिन काम करते हैं, किसी कार्य को 15 दिन में खत्म कर देते हैं। तो कह रहा बताइए कितने आदमी काम करें? हमने मान ली X आदमी है जो 6 घंटे काम करते हैं और उस कार्य को 20 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है भैया, 20 से 20 कट गया, 3 दूनी 6, 3 पंजी 15। ठीक है बेटा, 2 से 1 काट दो 4, तो हो गया केवल 4 गुणा 5 बराबर x।
बराबर x, 4 पंजे कितना होता है 20 बराबर x। ठीक है, तो कितने हैं भैया 20 आदमी है। क्लियर इतनी बात? बोलिए, क्लियर इतनी बातें? चलें आगे। आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 1/x रूट 3 के बराबर है, तो कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए। ओह माय गॉड! क्या हार्ड क्वेश्चन है। वाह, 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 वाह! कैसे करें? देखिए, आपको जब हमारी किताब किसी ने पढ़ी होगी, उसके अंदर ये रिलेशन दिया हुआ है कि अगर x प्लस 1/x रूट 3 के बराबर है, तो x की पावर 6 हमेशा किसके बराबर होती है? -1 के। ठीक है? ये आपको रिलेशन याद रखना है। अब ये क्वेश्चन इसी के बेसिस पर है। कैसे? ये भैया आपको जो x की पावर 24 दिया गया है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 6 की पावर 4, और ये जो x की पावर 120 है, इसको लिख सकता हूँ 6 की पावर 20। बोलिए। अब देखिए x की पावर 6 कितनी है? -1, तो आप रख सकते हैं -1 की पावर 4, और यहाँ भी कह सकते हैं -1 की पावर 20। अब देखिए, नेगेटिव नंबर है, पावर पॉजिटिव है, और ऊपर से क्या है? 1 है, 1 है, तो आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे भैया इसको सॉल्व कर प्लस का 1। यहाँ नेगेटिव नंबर है, पावर क्या है? इवन है, तो आंसर क्या आएगा? 1। 1 + 1 कितना होता है? 2। खत्म कहानी। तो आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। इतना सा ये बेसिक सा क्वेश्चन था। देखने में खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन बेसिक है। ठीक है? हुँ। चलिए आगे आइए। कह रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 7056 मीटर स्क्वायर, तो कह रहा है पेरीमीटर बताना। एक स्क्वायर फील्ड है, उसका एरिया ये दे रखा है। कितना है भैया एरिया? 7056 है। कह रहा है इसका पेरीमीटर बताओ। अब एक बात बताइए, स्क्वायर फिगर है, पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, यानी भैया साइड मिल जाए तो पेरीमीटर बता दो। अब देखिए एरिया दिया हुआ उसने, उसने दिया क्या भैया? एरिया बराबर 7056। आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? आप कहेंगे साइड का स्क्वायर, यानी 7056। अगर आपको साइड निकालनी है तो आप क्या कहेंगे भैया? रूट का 7056। अब आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं? आइए मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि 705 है, 705 है, और भैया राइट साइड से पेयर करिए। देखिए एक पेयर ये, एक पेयर ये। अब देखिए पहला पेयर क्या है? 70। अब आप वो नंबर चेक करें, वो नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर 70 के बराबर और 70 से छोटा हो। सोचिए, आप कहेंगे 8 का, अट्ठू अट्ठू 64 माइनस करिए, कितना बचा बेटा? 6। और ये 56 भी क्या आ गया भैया नीचे। अभी जो 8 आपने ऊपर चढ़ाया, इस 8 को यहाँ लाकर क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। 8 और 8 कितने होते हैं भैया? 16। कितने होते हैं? 16 होते हैं। अब 16 के आगे डैश लगाइए, 16 के आगे डैश लगाइए, और डैश लगाकर मल्टीप्लाई करके आपको क्या लाना है? 656। सोचिए कैसे लाएंगे? अगर आप देख रहे हैं यहाँ 6 है, यहाँ पर दोनों संख्या सेम होनी चाहिए। खुद सोचिए, दोनों संख्या सेम मतलब एक तरीके से स्क्वायर। अब आप वो नंबर सोचिए, वो नंबर सोचिए, यहाँ की आखिरी डिजिट क्या है? 6। कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है? आप कहोगे भैया या तो 6 का स्क्वायर आता है, 36 लास्ट में आया, या 4 के स्क्वायर में आता है। तो आप यहाँ पर केवल 4 रख सकते हैं या 6 रख सकते हैं। अगर 4 रखिए, देखिए 4 4 जा 16, 6 हो गया भैया। 6 चौक 24 और 1 25, 4 1 जा 4 2 6, यानी बिल्कुल सही बात है। यानी जब आपने यहाँ 4 रख दिया, यानी 164 इंटू 4 करा तो 656, यानी कि भैया जो स्क्वायर रूट है इसका वो कितना है? 84। ठीक है? तो यानी भैया a की वैल्यू आ गई 84। अब उसने आपसे क्या कहा है? पेरीमीटर बताइए। तो बताइए 4 गुना साइड आपको मिल गई 84, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 4 4 जा 16, 8 चौक 32 और 1 33, यानी कि 336 मीटर क्या है? सही उत्तर है, ए इज द करेक्ट आंसर। बोले डन है? चले आगे आइए। करेक्ट शॉपकीपर है, मार्क करता है गुड को 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। करेक्ट शॉपकीपर गुड्स को मार्क कर रहा है 40% कॉस्ट प्राइस के ऊपर। क्या कॉस्ट प्राइस दी है? नहीं दी। तो आप कर सकते हैं भैया सीपी मान लीजिए 100, इसको 40% जब आप फालतू बढ़ा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? मार्क प्राइस यानी एमपी कितनी हो जाएगी? 140। आगे क्या कह रहा है? एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब देखिए डिस्काउंट किस पर मिलता है? एमपी पर। जब आपने एमपी पर डिस्काउंट दिया 20% का, तो आपको क्या मिलेगी? सेलिंग प्राइस। अब देखिए डिस्काउंट कैसे देंगे 20% का? एमपी है, नीचे लिखिए 100, 100 में माइनस 20 करिए, ऊपर कितना हो गया? 80। कम कर रहे हैं ना, बढ़ा थोड़ी रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ये कट गए, 14 गुना 8 बचा। कितना बचा? 14 गुना 8, 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 3 11, यानी भैया 112 का है सेलिंग प्राइस। अब देखिए उसने क्या बोला, बताइए प्रॉफिट परसेंटेज। आपको पता है प्रॉफिट कैसे देखते हैं? जब सीपी और एसपी हो। सीपी 100 है, सीपी 100 है, एसपी 112 है, तो आप ही बताइए 100 रुपए की चीज 112 में बिक गई, 100 रुपए की चीज 112 में बिक गई, तो कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? बताओ। तुम कहोगे भैया 12 का। कितने का? 12 का। लेकिन परसेंटेज बताना है तो 12 अपॉन में सीपी, सीपी इंटू में 100%। खत्म, ये कट गया बेटा, केवल क्या आ गया? 12%। ठीक है? आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब सीपी हमेशा 100 हो, सीपी हमेशा 100 हो, तो भैया जो प्रॉफिट आ रहा है वही परसेंटेज में आता है। ठीक है? जैसे 12 रुपए का फायदा हो रहा था, तो परसेंटेज में क्या है? 12% आ रहा है। केवल कब? जब सीपी 100 होती है। ठीक है? चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए 10,000 पर 2 साल के लिए 10% एनम के रेट से। ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। अब एक बात बताइए, मैंने आपको बताया जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट बताना हो तो आप सीधा अमाउंट निकालिए। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना है भैया? प्रिंसिपल है, ये टाइम है और ये रेट है। प्रिंसिपल कितना है भैया? 10,000। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की एक बात बताऊं, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे ही होता है जैसे परसेंटेज, है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट कैसे आता है कि भैया बढ़ाकर वैल्यू को बढ़ा दो आप, यानी कि 10,000 को आपको 2 साल बढ़ाना 10% के रेट से, आपको अमाउंट मिलेगा। बस ये बात समझ लीजिए। मैंने कई बार बताई भी है कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपको अमाउंट निकालना है तो उसका मतलब है कि जो भी प्रिंसिपल है उसको 2 साल बढ़ा दो 10% के रेट से, आपका अमाउंट आ जाएगा।
बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, हाँ, जल्दी, जल्दी आप जाइए भाई। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अमाउंट है 10,000। अब देखिए 10% की रेट से बढ़ाना है 2 साल, तो भैया आप कहेंगे नीचे 100, नीचे हो क्या हो गया भैया 100, ऊपर क्या हो जाएगा भैया 10% यानी 110, फिर भैया 100 और ऊपर क्या 110। अब देखिए 0 काट दिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 कट गए, तो अमाउंट क्या बचा केवल यहाँ पर 110 गुणा 110 यानी कि भैया अमाउंट हो गया 121,000 यानी कि 12,100 रुपया अमाउंट आ गया। यानी कि वो पैसा भैया जो कभी 10,000 था, यानी कि भैया वो प्रिंसिपल जो कभी 10,000 था, 10,000 था वो कितना बन गया 2 साल बाद 12,000 बन गया, 12,100 बन गया, 12,100। तो आप खुद ही बताइए सीआई कितना आ गया, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया? सीआई यही तो होता है, सीआई क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब देखिए अमाउंट है 12,100 और प्रिंसिपल है 10,000, तो बताइए कितना बढ़ गया? आप कहेंगे भैया 2,100 रुपए बढ़ गया, खत्म कहानी। यानी बी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर है इतनी बात? आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक बैग है, एक झोला है, ठीक है? एक झोला है भैया जिसके अंदर 4 लाल गेंदें हैं, 6 नीली है, 2 हरी है। कह रहा है बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया लाल गेंद आर मतलब 4 है, बी फॉर ब्लू यानी 6 है, जी फॉर ग्रीन यानी 2 है। आप टोटल बॉल बताइए कितनी है? 6, 4, 10, 2, 12 यानी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी भैया वो 12 में से निकलेगी। अब उसने किसकी निकाली है बॉल? बॉल किसकी निकाली? नीले कलर की, और नीले कलर की बॉल कितनी है हमारे पास? 6। तो 12 में से 6 में से कोई भी एक बॉल हो सकती है जो बाहर निकाल ले वो। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई भैया? 6 कम 6, 6 दूनी 12 यानी 1/2, 1/2। ठीक है भाई? बोलिए क्लियर इतनी बातें? बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 55 पर। कह रहा है 2 ट्रेन है 120 मीटर और 180 मीटर लॉन्ग रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर 50 किलोमीटर क्रॉस रीजन। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बता दूं, आपके पास एक फार्मूला होता है L1 प्लस L2 इक्वल्स टू S1 प्लस माइनस S2 इनटू टाइम। देखिए यहाँ पर जो L1 और L2 होती है ये हमेशा, अब जब ये कंडीशन आपको पता है या तो 2 ट्रेन चल रही होगी, या एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी, या एक ट्रेन एक आदमी को पास कर रही होगी, ये 3 कंडीशन आप लोग पढ़ते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस। यहाँ पर क्या है दोनों ट्रेन है, हमेशा जो भी दोनों लंबाई होंगी वो तो जोड़ी जाएंगी, जोड़ी जाएंगी, ये बात क्लियर है। इक्वल टू S1। अब देखिए यहाँ मैंने प्लस माइनस 2 साइन लगाए, ऊपर प्लस नीचे माइनस, क्यों? क्योंकि अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे सेम डायरेक्शन है, ये वाली मान लीजिए पहली ट्रेन है दूसरी, ये ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, तो दोनों की स्पीड माइनस होगी, तो आप यहाँ क्या करेंगे S1 माइनस S2 कर देंगे। अब हो क्या रहा है, ये सेम डायरेक्शन हो गई। अगर अपोजिट चले यानी कि एक इधर से आ रही है ट्रेन, एक इधर से आ रही है, ऐसे आ रही है टुक 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 टुक, है ना? अब कुछ समय बाद ये एक दूसरे को पार करेंगे, तो भैया इसकी स्पीड S1 है, अगर इसकी स्पीड S2 है, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो दोनों की स्पीड क्या होती है? जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो आप यहाँ प्लस लेंगे। ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो ट्रेन 120 और 180 मीटर लंबी है, अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे अपोजिट? यानी एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो इनकी स्पीड क्या होगी? जुड़ेगी। तो कह रहा है एक की स्पीड 40 है, एक की 50 है, कह रहा है दे क्रॉस ईच अदर, नहीं कह रहा बताइए कितनी देर में क्रॉस करेंगे। कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दीजिए। L1 की वैल्यू 120, L2 की 180, ये दोनों मीटर में है, बराबर स्पीड देखें, एक है भैया 40, एक है 50, तो 40 प्लस 50 कितना हो गया? 90 किलोमीटर पर आवर, इनटू में टाइम आपको निकालनी है। ठीक है? ये कितना हो गया भैया? 0, 8, 2, 10 हासिल 1, 300 मीटर बराबर 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में बदलिए, कितना हो गया? 5/18। ये क्या हुआ भैया? 5/18 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई टाइम। अब देखिए 18 पंजे कितना हो गया? 18 पंजे कट जाएगा, 18 पंजे 90, ये हो गया 300 मीटर बराबर 5 गुणा 5 25 मीटर पर सेकंड इनटू में टाइम। 25 से इसको काट दो भैया, 25 चौक 100 और 3 गुना 4 यानी कि 12 सेकंड। कितने भैया? 12 सेकंड लगेंगे, टाइम खत्म कहानी, 12 सेकंड। बोलिए क्लियर इतनी बातें? बताइए। चलिए आइए, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भाई 3 बजे देने जरूर आना है आप लोगों को, तो प्लीज 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 एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उस पर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देने जरूर आइएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 में आरंभ बैच की शुरुआत होने वाली है। ठीक है? 27 जनवरी 2026 से। 27 जनवरी 2026 ये नया बैच होगा। जो भी आपके घर में छोटे भाई बहन हैं जो तैयारी करना चाहते हैं तो उनको यहाँ जरूर भेजिए। इन नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करके वो हमारी टीम के साथ एनरोल हो सकते हैं। ठीक है? आगे कह रहा था एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम विद पैरेलल साइड 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर। हो। एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम है भैया, ये पैरेलल साइड होती है। ठीक है? एक 15 सेंटीमीटर है, एक 25 सेंटीमीटर है, और कह रहा है हाइट जो है ये हाइट है ये 10 सेंटीमीटर। कह रहा है इसका एरिया बताइए। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 पैरेलल साइड का सम, यानी 15 प्लस 25, 15 प्लस 25 और इनटू में हाइट कितनी है? 10। ठीक है? ये हो गया 2 पंजे 10, इनको जोड़िए कितना हो गया? 5 5 10, 2 1 3 1 4, यानी 40 गुणा 10 कितना हो गया बेटा? 400। यानी 400 जहां होगा वही आपका आंसर होगा, यानी डी वाला, यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप यूनिट नहीं लिखते। अबे मेरे भाई ऑप्शन मैच हो रहा है ना, आप यहाँ देखो यूनिट आ जाएगी 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म कहानी। ठीक है? आइए आगे कह रहा है इफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द टेनिस इज रुपीज 90,000, ये आप पाई चार्ट देख रहे हैं। कह रहा है पाई चार्ट के हिसाब से जो टोटल खर्चा है टेनिस पर, बोला उसने केवल टेनिस पर, पूरा नहीं कहा, केवल टेनिस पर 90,000 है। तो कह रहा है बताइए फुटबॉल पर कितना है। आप टेनिस पर देखिए कितनी डिग्री है? 45 डिग्री, यानी भैया यहाँ पर ये खर्चा ही दिखाया गया। 45 डिग्री की वैल्यू भैया कितनी है? 90,000 रुपए है, 90,000 रुपए है।
अगर मैं 1 डिग्री की कहूँ तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे भैया 90,000 डिवाइडेड बाय 45। ये हो गया भैया 1 डिग्री बराबर 45 दूनी 90 यानी ₹2000 का खर्चा है। अब उसने क्या बोला है फुटबॉल पर बताइए, फुटबॉल पर कितना खर्चा है? आप देख पाएँ 41 डिग्री का है कितना? 41 डिग्री 1 डिग्री की वैल्यू उसके बराबर है तो 41 डिग्री कितना हो जाएगा भैया 2 एकम 2, 2 चौका 8 यानी 82,000 कितना? ₹82,000 का खर्चा है। ठीक है? बोलिए क्लियर तो नहीं बातें? आइए, चलिए इसको सॉल्व करें। कह रहा बताइए इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। अरे भाई इसको कर दो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। प्लीज़ मेरे लाल, मेरे रसगुल्लो इसको कर देना। बताइए कर पाएँगे? या मैं ही कराऊँ बताओ? जल्दी बोलो। मैं कराऊँ या कर पाओगे आप लोग जल्दी बोलिए? चलिए मैं ही करा देता हूँ। मैं ही करा देता हूँ सुनिए। देखिए, सबसे पहले आपको जो राइट साइड से शुरू करनी है, अंडर रूट यहाँ पर क्या है 36, 36 है। आपको पता है अंडर रूट 36 का मतलब होता है 6। अभी क्या बचा आपके पास? रूट का 250 प्लस का 6 यानी कितना हो गया भैया रूट 256 और ये किसकी वैल्यू होती है 16 की। यानी जब आपने यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर दिया तो इसकी वैल्यू आ गई 16। अब क्या हो गया आपके पास 1280 प्लस 16, 1280 प्लस 16 इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6, 8 एक 9 यानी 1296। अब बताइए 1296 किसकी वैल्यू अगर नहीं पता तो आप सॉल्व कर लीजिए इस तरीके से। वही जो अपना तरीका है राइट साइड से पेयर करिए। देखिए 12 से नीचे किसका स्क्वायर आप कहेंगे भैया 3 का, तो 3 3 जा 9, 12 में से 9 गया कितना हुआ 3 और ये 96 नीचे आ गया। 3 में 3 जोड़ दीजिए कितना हो गया 6। अब 6 के आगे डैश लगाइए 6 6 6 6 6 जा 36 6 6 जा 36 यानी कि 96 यानी भैया 36 इसकी वैल्यू क्या आ गई भैया 36 कितनी आ गई भैया 36 यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसकी है 36। यानी आपने जब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सॉल्व कर दिया तो ये कितना आ गया 36। अब आपके पास क्या है भैया अंडर रूट 540 प्लस का 36 इसको जोड़ दीजिए ये कितना हो गया 6 4 3 7 576 576 ये किसका स्क्वायर होता है बताइए 576 किसका होगा आइए यहाँ निकाल लीजिए मेरे हिसाब से 23 का होता है ठीक है आइए 2 दूनी 4 5 में से 4 का 1 हो गया भैया ये 76 नीचे आ गया 2 ऊपर चढ़ा है ये 2 नीचे लाकर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे कितना हो गया 2 प्लस 2 4 4 के आगे बताइए क्या रखें 4 ही रख लें 4 4 जा 16 4 16 17 यानी 176 यानी कि भैया वैल्यू कितनी आ गई अब इसकी बोलो कितनी आ गई 24 यानी भैया इसकी भी जो वैल्यू है वो क्या है 24 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जब पूरा सॉल्व कर दिया तो ये कितना आ गया 24। अब आपके पास केवल क्या बचा अंडर रूट 4600 प्लस का 24। अब बताइए कितना हो जाएगा 4624 की वैल्यू बताइए ऑप्शन से कौन सी आएगी जल्दी बताइए इधर तो बता दो कौन सी आने वाली है या ये भी नहीं बताओगे बोलो कितनी आएगी हम्म जल्दी बताइए क्या आएगी ये वैल्यू होती है 68 की तो आंसर क्या हो जाएगा 68 ठीक है 68 ओके क्लियर तो नहीं बातें चले आइए आगे देखिए कह रहा है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन कह रहा है वो सबसे छोटी वैल्यू बताइए एन की जिसके लिए 864 गुना एन क्या हो परफेक्ट क्यूब हो परफेक्ट क्यूब देखिए 864 है गुणा एन आप 864 की फैक्टर करिए देखिए 2 चौक 8 2 तिया 6 2 दूनी 4 2 से काटिए 2 दूनी 4 ये हो गया 16 2 दाम 20 और ये हो गया 8 फिर 2 से काटिए 2 पंजे 10 2 चौके 8 फिर 2 से काटिए 2 दूनी 4 ये हो गया 27 और आप इसको क्या लिख सकते हैं मेरे लाल 3 का क्यूब ठीक है 3 के क्यूब से काटेंगे तो आपने 864 को क्या लिख दिया मेरे भाई ध्यान सुनो देखो 2 कितनी बार है ये 2 का पेयर हो गया ट्रिपलेट हो गया 2 का क्यूब लिख सकते हो भैया यहाँ पर 3 का भी एक क्यूब था यानी कि भैया 3 का क्यूब अब देखिए यहाँ पर क्या बचा 2 की पावर 2 क्या बची 2 की पावर 2 गुणा n अब आप खुद सोचिए ये तो देखिए ये एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है बताइए क्या बन रहा है ट्रिपलेट ट्रिपलेट 3 संख्या का यहाँ भी क्या बन रहा है ट्रिपलेट लेकिन यहाँ क्या है 2 की पावर 2 है यानी कि भैया अगर इसको ट्रिपलेट बनाना है तो आपको क्या चाहिए 1 और 2 चाहिए तो यानी भैया n की जगह आप 2 रख दीजिए n की जगह क्या रख दीजिए 2 तभी क्या होगा ये क्यूब बन पाएगा परफेक्ट तो आंसर क्या हो जाएगा 2 बोलिए क्लियर तो नहीं बात है ये तो मैंने कराई भी है कि क्या मल्टीप्लाई करें वही तो क्वेश्चन है बताओ कि 864 में क्या मल्टीप्लाई करेगी परफेक्ट क्यूब बन जाए बस यहाँ n दे दिया उसने घुमा फिरा के ठीक है आइए अगला देखिए क्या कह रहा है इफ 1 अपॉन 216 की पावर माइनस 2/3 1 अपॉन 27 की पावर माइनस 4 बराबर x स्क्वायर x देखिए 1/216 क्या लिख सकते हैं आप 1/6 का क्यूब और उसकी होल पावर क्या है भैया -2/3 मैं पहले ऊपर का सॉल्व कर रहा हूँ तो भैया 3 से 3 कट जाएगा जब पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी 3 गुना -2/3 करोगे ना तो 3 से 3 कट गया केवल क्या बच गया 1/6 की पावर -2 ऊपर का ये आ गया आइए नीचे क्या है 1/27 इसको लिख सकते हैं आप 1/3 का क्यूब और पावर क्या है भैया -4/3 ये मल्टीप्लाई होगी ये कट गया भैया ये आ गया 1/3 की पावर -4 यानी कि भैया हमारे पास क्या बन गया अगर आप इसको उल्टा और देखें पावर नेगेटिव है पॉजिटिव बनाने की क्या करेंगे इसको उल्टा करके क्या हो जाएगी पावर पॉजिटिव हो जाएगी प्लस की 2 इसको भी उल्टा कर देंगे तो पावर क्या आ जाएगी प्लस की 4 अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए बस 6 की पावर कितनी है भैया 2 2 2 2 2 2 6 की पावर 2 नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है 3 की पावर 4 ठीक है तो ये हो गया 6 गुणा 6 नीचे हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ठीक है अब देखिए 3 दूनी 6 बेटा 3 दूनी 6 ऊपर बचा 2 गुना 2 कितना होता है बेटा 4 और नीचे क्या है 3 गुना 3 कितना होता है 9 यानी 4/9 बी कैसे
ठीक है? और ये जो आपका गैस पेपर चल रहा है मेरे लाल, मेरे रसगुल्लो, ये जो आपका गैस पेपर चल रहा है, आप इसको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर यहाँ पर जाकर डायरेक्टली एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, आइए आगे देखिए क्या कह रहा है। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 178 एट लॉस ऑफ 11%, व्हाट शुड बी इट्स सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू गेन अ प्रॉफिट। देखिए एक आर्टिकल है जो इतने का बेचा जाता है, इतने के लॉस पर, इतने के लॉस पर। देखिए आपको सेलिंग प्राइस पता है 178, लॉस पता है 11%। क्या सीपी निकाल सकते हैं पहले ये बताइए? आप कहेंगे हाँ, कैसे? सीपी इक्वल्स टू एसपी कितनी है 178 इनटू ऊपर आएगा 100, 100 माइनस 11 करिए, नीचे कितना आ गया बोलिए? आप क्या कहेंगे बोलिए? 91। 91 क्यों आएगा भैया? 89, 89 ठीक है। अब 89 से देखिए ये कट जाएगा दो बार कट गया तो हो गया 2 गुणा 100 यानी कि 200। सीपी कितनी आ गई भाई? 200। कह रहा बताइए व्हाट वुड बी इट्स सेलिंग प्राइस। कह रहा बताइए इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11%। कह रहा अगर मुझे इस पर अब 11% का प्रॉफिट कमाना है। आप एसपी कैसे निकालेंगे? आपको पता है सीपी है 200। अब कितना प्रॉफिट कमाना है? 11%, तो नीचे 100, ऊपर 100 प्लस 11 111। ठीक है, ये दो जीरो कट गए, केवल क्या बच गया? एसपी बराबर 2 गुणा 11 ट्रिपल 11 यानी कि भैया 222 यानी कि सेलिंग प्राइस सी है। ठीक है, चलिए कह रहा बताइए रेशियो बताओ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 28 और 42। 28 और 42 की एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताइए क्या आएगा? वाह, ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन बनाया भाई है। चलिए बताइए एलसीएम निकाले 28 और 42 का। आ जाओ, आ जाओ, चलो 2 से काटो, एलसीएम निकालो पहले। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अभी किससे कटेंगे बोलो? किससे कटेंगे? 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 ते 21। अब फिर भैया 2 से काट दो, अब भैया इसे 3 से काट दो। तो एलसीएम कितना आ गया मेरे लाल? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3, ये आ गया एलसीएम। आइए अब एचसीएफ भी निकाल दे। एचसीएफ कैसे निकालोगे बताओ? 28 और 42, हाँ 28 और 42 को एक काम करो, देखो एक है 28 और एक है 42, इन दोनों को माइनस करो, बताओ कितना आएगा? माइनस कर लो 28 और 42 को, 12 में से 8 गए 4, 3 में से होगा 1, 14। कितना है? 14। अब देखो क्या 14 के टेबल से 42 कटता है? सोचो 14 3 जा देखो, 3 चौक 12, 3 एकम 1 4, 42 कट गया, 14 दूनी 28। तो भैया ये डिफरेंस जो आया यही क्या है? इनका एचसीएफ आ गया। मैंने आपको बताया भी था, मेरी वीडियो देख लेना, उस दिन भी बताया था। तो एचसीएफ कितना आ गया भैया? 14। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो क्या है भैया? 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 रेशियो 14। ठीक है, देखिए 2 सत्ते 14 हो गया बेटा, 7 से 7 कट गया तो केवल क्या बचा यहाँ पर? 2 गुणा 3 और यहाँ पर क्या बचा? 1 यानी कि भैया 6 रेशियो 1। खत्म कहानी, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलिए क्लियर है? आप इसको और भी जो भी आपके पास तरीके हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने के उनसे भी कर सकते हैं। आगे बताइए इन व्हाट टाइम, कह रहा किस समय में विल अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पिलर। टाइम बताना है यार, टाइम। कह रहा टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना भैया? डिस्टेंस कितना भैया? 100 मीटर। स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। और जब आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना होगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी भैया ये होगी 50 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड। अब देखिए टाइम बराबर, अब ये नीचे क्या देख पा रहे हैं? फ्रैक्शन बन रहा होगा, ये फ्रैक्शन बन रहा है तो ये कैसे सॉल्व होगा? देखिए ये हो जाएगा ऊपर 100 मीटर, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, डिवाइडेड बाय 50 गुना 5 करिए कितना हो गया? 250 बटे में 18 मीटर पर सेकंड। अब देखिए ऊपर भी एक फ्रैक्शन बना लिया आपने, नीचे भी एक फ्रैक्शन बना लिया। जब फ्रैक्शन डिवाइड होते हैं तो ये नीचे वाला फ्रैक्शन है ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा उल्टा होकर, उल्टा होकर। यानी भैया 100 मीटर, 100 मीटर बटे 1, इसको उल्टा करो क्या हो जाएगा? 18 बटे में 250, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ। क्लियर इतनी बातें? अब बस कुछ नहीं करना, काट दीजिए। 0 से 0 कट गया भैया, 5 25, 5 दूनी 10, केवल क्या बचा? 2 गुना 18 यानी कि भैया 36/5 सेकंड। 36/5 सेकंड आपका आंसर आएगा। अब ऑप्शन देख लीजिए, एक ही मैच होता है 7 1 2 जब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला आइए। कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट, कह रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट है 6 साल के लिए, 6 साल के लिए बी इक्वल टू 30% ऑफ प्रिंसिपल। यानी भैया सिंपल इंटरेस्ट जो है 6 साल में 30% जो है प्रिंसिपल के बराबर है। तो आप क्या कहेंगे? एसआई अपॉन प्रिंसिपल कितना आ गया? 30 बटे में 100। कितने साल के लिए? टाइम है 6 साल के लिए। देखिए आपको एसआई पता है, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, क्या रेट नहीं बता सकते? पहले रेट निकालते हैं। आइए, आपको पता है एसआई बराबर प्रिंसिपल इनटू रेट, हमें नहीं पता, टाइम 6 अपॉन में 100, इससे ये कट गया तो भैया 6 से ये कट गया, 6 पंजे 30 यानी भैया रेट आ गया 5, यानी कि रेट की वैल्यू 5%। आगे देखिए कह रहा है तो इट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल आफ्टर। अब ये कह रहा है कि भैया जो एसआई है ये प्रिंसिपल के बराबर हो कितने साल बाद? कितने साल बाद? यानी अब आपको सॉल्व करना है एसआई जो है प्रिंसिपल के बराबर हुआ कितने साल बाद। देखिए एसआई का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया और रेट कितना है? देखिए 5, यहाँ रख दीजिए। 5 गुना टी अपॉन में 100 इक्वल्स टू 1। तो भैया 5 से कट गया 20 बार, तो टी इक्वल्स टू क्या आ गया? 20, यानी कि 20 साल बाद जो है ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आइए। कह रहा है अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹80 एंड मार्क इट एट ₹120। एक आदमी जो है आर्टिकल खरीदता है 80 रुपए का, यानी सीपी दे दी 80 और उसको मार्क करता है 120 का, यानी भैया एमपी दे दी कितनी? 120। कह रहा है अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 40%। कह रहा है 40% का डिस्काउंट देता है। अब देखिए एमपी पर ही तो जाएगा डिस्काउंट, 40% का बताइए कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 120 इंटू नीचे 100, 100 माइनस 40 ऊपर 60।
ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 12 चुंग 72, 12 चुंग 72 यानी कि भैया जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया? ₹72। तो कह रहा बताइए व्हाट इज़ द लॉस और गेन परसेंटेज? कितना लॉस है, कितना गेन है परसेंटेज में? देखिए ₹8 8 था 80 था सॉरी 80 ₹80 की चीज़ कितने की बिक गई बेटा? 72 की। तो बताओ कितना फ़ायदा हुआ, नुकसान? आप कहेंगे नुकसान हुआ। कितने का? ₹8 का। और नीचे हमेशा क्या रखते हैं? सीपी इंटू में क्या कर दो 100%। यही तो आपका क्या आएगा? लॉस आएगा। देखिए 0, 0 कट गया भैया, 8 से 8 कट गया, केवल क्या आ गया? 10% का लॉस। क्या आ गया? 10% का जो है आपको घाटा देखने के लिए मिलेगा, यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है? बताइए क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देने ज़रूर आना है सबको। हर डेली अभी जब तक आपके एग्ज़ाम है, डेली आपको आना है रोज़ाना दोपहर के 3 बजे। आप लोगों से यहाँ हमारी मुलाकात होगी। ठीक है? और बाकी चलिए अब आपके नेक्स्ट टीचर को बुलाते हैं, साइंस वाले टीचर आपके आने वाले हैं। ठीक है? ओके। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हम करने वाले हैं अपना साइंस का पोर्शन, यानी कि अब हमें अपने कूलेस्ट सब्जेक्ट को सॉल्व करना है। तो फटाफट से एक डायरी और पेन अपने साथ रख लीजिए, बिकॉज अब जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्वेबल होने वाले हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ बच्चों कि आपके जो प्यारे छोटे छोटे भाई बहन होने वाले हैं या फिर कजिन्स होने वाले हैं, जो आप ही की तरह 2027 में जेएनवी की प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनके लिए विदा अकेडमी ले आया है आरंभ बैच बच्चों। ठीक है, तो ये जो बैच है ना, उसका स्टार्टिंग डेट आपको नोट करना है और उन सभी तक ये बात पहुंचानी है कि 27 जनवरी को बच्चों ये जो बैच है ना वो लॉन्च होने वाला है। तो इस डेट को बिल्कुल भी भूलना मत, साथ ही साथ में आप भी जुड़िएगा, बिकॉज ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जर्नल साइंस के क्वेश्चन के साथ। हर एक बच्चे को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है बच्चों? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लेते हैं और अपना फेवरेट रेड कलर चूज कर लिया है हमने। इसी के साथ 66 क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू अबाउट फर्टिलाइजर्स। उर्वरकों के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? ये तो याद रख लो कि स्टेटमेंट याद रखनी है मेरे लाल, की कथन जो है वो सही नहीं है। कौन सा है ऐसा? ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ना है सारे स्टेटमेंट्स को। दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हमें पता है फर्टिलाइजर किससे बनता है? फर्टिलाइजर बनता है बच्चे केमिकल से, यानी कि रसायन से बनता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, बिल्कुल सही है। नॉट ट्रू फाइंड करना है तो ये गलत हो गया। दे इंप्रूव द सॉइल टेक्सचर। मैन्योर हमेशा सॉइल टेक्सचर को मेंटेन करके रखता है, तो ये भी गलत हो गया। एक्सेसिव यूज कैन हार्म दी सॉइल फर्टिलिटी, बिल्कुल सही बात है ये। तो यहाँ पर नॉट ट्रू फाइंड करने थे, तो 1 एंड 3 आर द राइट आंसर, यानी कि बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना बच्चों? 66 का हो जाएगा हमारे पास क्या? बी। चलिए आगे बात करते हैं। मैच द एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स विद देयर यूजेस। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत आसान है सॉल्व करना, इसीलिए ध्यान से सीखना है कि भाई हम किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, मैच द कॉलम में सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, किसी को कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, तो आंसर्स को मैच करना है सिर्फ। सबसे पहला है हमारा बीज ड्रिल, यानी कि सीड ड्रिल। भाई सीड ड्रिल है तो क्या काम करेगा? सो करेगा ना सीड्स को, तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? सोइंग सीड्स यूनिफॉर्मली, यानी कि सी हो गया इसका। तो मैडम फ्लो की बात कर लेते हैं। हल, हल क्या करेगा? मिट्टी को लेवल करेगा, है ना? क्या करेगा? टर्निंग या लूजनिंग ऑफ सॉइल या फिर लेवलिंग। तो यहाँ पे लेवलर भी मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए सिंपल सा इसका हो जाएगा ए बच्चों। हो क्या करेगा? फटाफट से बता दो। रिमूव करेगा हमारे वीड्स को, यानी कि डी हो गया। लेवलर क्या करेगा? लेवलर करेगा लेवलिंग ऑफ सॉइल। तो क्या मैं सही बोल रही हूँ? सी ए डी बी, सी ए डी बी, यानी कि ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको मैचिंग सॉल्व करनी है, बहुत आसान है और बहुत इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आप ट्रिक सीख गए सॉल्व करने की। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 की बात करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द क्रॉप प्रोडक्शन। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो हमारी 7 प्रैक्टिसेस हम पढ़ते हैं कृषि पद्धति में, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके जेएनवी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों ये चीज आपको स्टेप्स जो है वो लाइन वाइज आपको याद करने हैं, इसका सीक्वेंस आपको हमेशा याद रखना है। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि आप इसको भूलें नहीं। ठीक है बच्चों, आइए 68 की बात करते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा क्या? सबसे पहला है बच्चों हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो हमारा फर्स्ट है, मतलब हम मिट्टी को तैयार करेंगे। दूसरा है बुआई करेंगे। जब मिट्टी तैयार हो गई तो भाई क्या करेंगे? सीड्स को सो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा खाद डालना, यानी कि अब पोषक तत्वों को मिलाने की बारी है। प्रिपरेशन क्या करेंगे? प्रोवाइड क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फर्टिलाइजर और मेन्योर से। ठीक है, फिर आ जाता है सिंचाई, पानी भी तो देंगे भाई, पानी की जरूरत नहीं, पानी दिया। फिर हो जाता है हमारा कटाई, और इसके बाद अगर दिया हुआ है तो सिंपल हो जाएगा यहाँ पर क्या? स्टोरेज, यानी कि भंडारण। ठीक है, ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है?
हर एक बच्चे को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में हर एक चीज का आंसर करना है, ठीक है। चलो 69 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फूड प्रिजर्वेशन। खाद्य संरक्षण के बारे में गलत कथन को चुनना है, सही नहीं गलत कथन चुनना है, ठीक है। कथनों वाले क्वेश्चन में ना बड़ा ध्यान लगाना भाई, क्योंकि चारों स्टेटमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं। कभी कभी कोई चीज हमें जैसा हम सोचते हैं ना वैसी दिखाई देती है, तो ऐसा नहीं करना है, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना है, तभी आप उसका सही आंसर कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो फटाफट से बताइए 69 का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे को बताना है 69 का आंसर क्या होगा। बॉइलिंग किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उबालने से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सही, हमें यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। शुगर एंड सॉल्ट प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ, ये भी बिल्कुल सही है। रेफ्रिजरेशन इंक्रीज करती है माइक्रोबियल एक्टिविटी को, गलत है भाई ये बात। पेस्चराइजेशन इज यूजफुल फॉर प्रिजर्विंग मिल्क, बिल्कुल सही। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा बच्चे सी, कि शीतलता जो है या फिर शीतलन जो है वो सूक्ष्म जीवों की क्रिया को बढ़ाती नहीं है, हमेशा कम करती है। चाहे हम बॉईल कर रहे हो, हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो या फिर हम टेम्परेचर को कम कर रहे हो बच्चों, लेकिन वो क्या है, दोनों में ही माइक्रोबियल ग्रोथ कम हो रही है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉल आउट फिर से आ चुका है और आपको कॉजेटिव एजेंट्स बताने हैं, रोगों को उनके कारणों से क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। तो कॉलम ए और कॉलम बी के साथ अब हमें मिलाना है। तो ट्यूबरक्लोसिस की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्षय रोग यानी कि टीबी। मम्मी कहती है ना कि उनको तो टीबी हो गया है, अरे टीवी नहीं, देखने वाला टेलीविजन नहीं बच्चे, टीबी रोग होता है, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस हमारा सिंपल सा है, बैक्टीरिया के कारण होता है। मलेरिया आपको पता है प्रोटोजोआ के कारण यानी कि सी। चिकन पॉक्स वायरस से होता है ए, और टाइफाइड हमारा किससे होता है बच्चों, फटाफट से बता दो, टाइफाइड किससे होता है। फोर्थ का क्या हो जाएगा, फोर्थ का क्या होना चाहिए, शायद मैम ने ये थोड़ा सा मिस्टेकन कर दिया है, फटाफट से बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। 70 का आंसर क्या होगा बच्चों, फटाफट से बताइए 70 का आंसर क्या होना चाहिए। बी का फर्स्ट का ए होना चाहिए, है ना, नहीं फर्स्ट का क्या होना चाहिए, बैक्टीरिया होना चाहिए, जहां तक है ना बच्चों। हाँ बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किससे होना चाहिए, ट्यूबरक्लोसिस भी हमारा किससे होना चाहिए, बैक्टीरिया से होना चाहिए। तो सिंपल आंसर हो जाएगा मलेरिया हमारा किससे है, प्रोटोजोआ से, यानी कि सी। चिकन पॉक्स है हमारा ए, ठीक है। और टाइफाइड जो है बच्चे वो ज्यादातर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर यानी कि फंगस की वजह से भी होता है। तो यहाँ पर देखो कोई बात नहीं है, बैक्टीरिया भी कभी कभी हो सकता है। तो यहाँ पर सिंपल आंसर हो जाएगा डी, बी ए सी डी, बी बी सी ए डी, ठीक है। यहाँ पर डी कर लो तो सिंपल आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या ए हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं 71 की। लुईस पास्चर इज एसोसिएटेड विद, लुईस पास्चर किससे संबंधित है ये आपको बताना है। डिस्कवरी ऑफ फर्मेंटेशन बाय माइक्रोब्स, डिस्कवरी ऑफ रेबीज वैक्सीन, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन या फिर पेस्चराइजेशन प्रोसेस। फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए कि 71 जो कि लुईस पास्चर के ऊपर है वो किससे रिलेटेड होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर सिंपल से लिखा हुआ है फर्मेंटेशन। आपको याद रखना है कि जो हमारे लुईस पास्चर थे ना, उन्होंने एक तो बच्चों पेस्चराइजेशन की टेक्निक दी थी और एक बच्चों फर्मेंटेशन दिया था, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो डिस्कवरी ऑफ फर्मेंटेशन बाय माइक्रोब्स उन्होंने किया था, पेस्चराइजेशन का प्रोसेस उन्होंने किया था, ठीक है। रेबीज का वैक्सीन और सॉरी रेबीज का वैक्सीन और पेनिसिलिन उन्होंने किया था या नहीं, ये आपको बताना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा था बच्चों पेनिसिलिन। तो फटाफट से बताओ 71 का आंसर क्या होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो 71 का आंसर हो जाएगा कि 1 2 4 जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने रेबीज की वैक्सीन भी खोजी थी और पेनिसिलिन जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आंसर हो जाएगा कि 1 2 4 जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। 72 की बात करते हैं। सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ कंटेनिंग ओनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केवल पेट्रोलियम उत्पादनों वाले समूह को आपको चुनना है। तो देखो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्या क्या, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी एंड सीएनजी, कोल तार, कोल गैस, बिटुमेन, तो ये तो नहीं होगा। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, पैराफिन वैक्स, एलपीजी, नेचुरल गैस, बायोगैस एंड प्रोड्यूसर गैस। तो फटाफट से बता दो ए बी सी में से, ए सी डी में से क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 72 बच्चे, फटाफट से बताइए 72 का आंसर क्या होना चाहिए। 72 का आंसर होना चाहिए पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एंड पैराफिन वैक्स, यानी कि सी। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों सही है, लेकिन एलपीजी एंड सीएनजी नेचुरल गैस का पार्ट हो जाएंगे, क्लियर है। तो सिंपल आंसर हो जाएगा सी। आगे बात करते हैं 73 की। Which statements about natural resources are correct? प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सही कथन चुनना है। देखो कथन चुनने वाला फिर से आ चुका है, यानी कि चारों स्टेटमेंट अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। तो फटाफट से पढ़ो और बताओ
क्या होना चाहिए? फॉसिल फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म, बिल्कुल सही। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, बिल्कुल सही। वी शुड यूज फॉसिल फ्यूल्स जुडिशियली, बिल्कुल सही बात है। कोल इज अ रीन्यूएबल रिसोर्स, बताओ क्या नवीन करनी है? गैर नवीन करनी है। तो यानी कि 1 2 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ए, है ना बच्चों? क्या होना चाहिए 73 का आंसर? 73 का आंसर होना चाहिए ए बच्चों, क्योंकि कोल जो है वो हमारा नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। तो बच्चों आप सभी को वेदा 9 10th को सब्सक्राइब करना है, ताकि 8th के बाद जब आप 9 10th में जाए, अपने एक नए लेवल पर जाए, तो हम आपका वहां पर भी साथ दे पाए। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए वेदा 9 10th को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मैच द टाइप्स ऑफ कंबशन विद एग्जांपल, दहन के प्रकारों के उदाहरण के साथ आपको उनको मिलाना है। तो 74 का आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि व्हाट इज द आंसर ऑफ 74। 74 का आंसर देखते हैं बच्चों। रैपिड कंबशन, यानी कि रैपिड कंबशन किसमें होता है? पेपर की बर्निंग में रैपिड कंबशन हो सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है। सेकंड स्पॉन्टेनियस, यानी कि फास्फोरस का जलना जो है वो स्पॉन्टेनियस है। एक्सप्लोजन की बात करते हैं, तो एक्सप्लोजन किससे हो सकता है? एक्सप्लोजन हो सकता है एलपीजी और पेट्रोल में जब आग लगेगी तो विस्फोट हो सकता है, ठीक है। स्लो कंबशन है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि BACD विल बी द राइट आंसर। BACD यानी कि ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैच द फॉलोइंग करोगे तो बिल्कुल सही होगा। कोई आंसर नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपके आंसर मेंशन्ड है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फॉसिल फ्यूल इंडिकेट, किसी भी ईंधन के बारे में ऊष्मीय मान जो होता है उसका, वो क्या दर्शाता है? तो बच्चों आपको पता है कि हम यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हमेशा ईंधन के बारे में क्या बताती है, कि अगर मैं 1 किलोग्राम फ्यूल को, ठीक है, मैं क्या ले रही हूँ, 1 किलोग्राम फ्यूल ले रही हूँ, तो इसको अगर मैं बर्न कर रही हूँ तो मुझे कितना एनर्जी मिल रहा है, ये हमारी कैलोरीफिक वैल्यू बताती है, ठीक है। इट्स बर्निंग टेम्परेचर, गलत बात है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट मास, तो ये जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि हीट कितना उत्पन्न हो रहा है मास को जला के, मतलब 1 किलोग्राम मास को अगर हम जला रहे हैं, फ्यूल को जला रहे हैं, तो कितना ऊष्मा वो प्रदान कर रहा है, कितनी प्रकट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है? चलिए 76 रेड डेटा बुक कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट, लाल डेटा बुक में किस चीज की जानकारी होती है? कभी आपने वो रेड कलर का साइन देखा है इस तरीके से, डेंजर का साइन, रुक जाओ, है ना? यही तो होता है। डेंजर का साइन ये दर्शाता है कि आगे मत जाओ, मतलब अभी आप बचे हुए हो तो संकट में ना जाओ। तो सिंपल है कि हमारी जो रेड डेटा बुक है वो संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में बताती है, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में। एक्सटेंट तो वो हो गई जो विलुप्त हो चुकी है, तो उनको तो अब हम बचा नहीं सकते, लेकिन जो विलुप्त होने की कगार पर है हम उनको बचा सकते हैं। तो इसका सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर? एंडेंजर्ड स्पीशीज हो जाएगा, यानी कि बी। 77 के बारे में बात करते हैं। विच नेशनल पार्क्स आर करेक्टली मैच्ड विद द एनिमल्स फाउंड देयर, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वहां पाए जाने वाले जीवों से मिलाना है, और करेक्टली कौन सा मैच है ये भी आपको बताना है। तो फटाफट से बता दो, कॉलम ए और कॉलम बी में भरतपुर में कौन सी ऐसी पाई जाने वाली जीव है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं यहाँ पर भरतपुर में साइबेरियन क्रेन पाई जाती है, इस चीज को आपको याद रखना है, बी। ठीक है, फिर सेकंड की बात करते हैं, यानी कि पेरियार, पेरियार में बच्चों पाया जाता है वाइल्ड एलिफेंट, यानी कि सी। रणथंभौर में क्या पाया जाता है? बंगाल का टाइगर पाया जाता है, तो डी हो जाएगा इसका। फोर्थ सिंपल सी बात है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है, तो यानी कि बी सी डी ए विल बी द राइट आंसर। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ये आपको क्या कर लेने हैं? ये आपको लर्न कर लेने हैं। इसी तरीके से जितने भी नेशनल पार्क्स और उनके एरिया स्पेसिफिकली हैं, वो बच्चों जो भी आपको एग्जाम में कराए जा रहे हैं, गेस्ट पेपर में कराए जा रहे हैं, वो आपको याद कर लेने हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अपने साथ एक डायरी रखो, ताकि आप याद करके रख पाओ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द ग्रुप शोइंग द करेक्ट कंजर्वेशन एरियाज।
सही संरक्षण क्षेत्रों वाले समूह को आपको चुनना है जो अच्छी तरीके से क्या प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट वे में कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। तो सबसे पहला है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूज, फॉरेस्ट, फार्म, गार्डन, पार्क, लेक, रिवर, ओशन, पॉन्ड, सिटीज, टाउन्स एंड विलेज। गलत गलत गलत। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि हमारा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है सबसे पहला। दूसरा है हमारा राष्ट्रीय उद्यान, फिर आता है वन्य जीव अभ्यारण्य, और चिड़ियाघर भी एक तरीके से संरक्षित क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर एनिमल्स भले ही देखने के लिए यानी कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन उनका संरक्षण भी किया जा रहा है। बेसिकली 3 टाइप के ये आपने पढ़े हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि सॉरी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 79 की बात करते हैं। विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोजेक्ट टाइगर इज ट्रू? प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में सही कथन चुनना है। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में, तभी आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चंस करना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसीलिए सारी चीजें पढ़नी है। हमें पता है 1973 यानी कि 1 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया था 1973 में, तो ये बिल्कुल सही है। It aims to protect tigers and their habitat, बिल्कुल सही। जिम कॉर्बेट was the first tiger reserve. Tiger are found in India only. तो फटाफट से बता दो 79 का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? 79 का आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट से बताइए। इंडिया में ही पाए जाते हैं, ये बात तो बिल्कुल गलत है, बाहर भी पाए जाते हैं, तो ये गलत हो गया। तो यानी कि 1 2 3 जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, ए हो जाएगा इसका सही जवाब। क्लियर है? इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को करना है। आगे बढ़ते हैं, 80 की बात करते हैं। मैच द एनिमल्स विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्राणियों में उनके प्रजनन प्रकार से मिलाना है, कौन सा प्राणी किस तरीके से प्रजनन करता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम काऊ की बात कर लें तो बच्चों काऊ कौन सी है, विविपेरस है यानी कि बच्चे देती है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें। ठीक है, तो काऊ क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, सिंपल है ना। और फ्रॉग की बात कर लेते हैं, फ्रॉग कैसा है बच्चे, फटाफट से बताओ। ओविपेरस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है यानी कि ए हो जाएगा। अब मैं फिश की बात कर लेती हूँ, तो फिश क्या होगा बच्चों, फिश भी कैसा हो जाएगा, फटाफट से बताइए। देखो यहाँ पर फ्रॉग हमारा क्या करता है, फिश हमारा क्या करता है, ओविपेरस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वो ओवी फ्रॉग जो है वो हमारा क्या करता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, और हेग एन जो है, ठीक है, वो क्या करती है, फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रॉग में क्या हो जाएगा, बोथ मोड्स पॉसिबल हो सकते हैं, तो इसका हो जाएगा डी। और फिश का हमारा हो जाएगा ए, और फोर्थ हमारा हो क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। तो सिंपल आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? 80 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 81 की। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चिक। जैसे हमने मेटामॉर्फोसिस में फ्रॉग के डेवलपमेंट के बारे में बात करा था, यहाँ पे आपको चिक के डेवलपमेंट के बारे में बात करना है, यानी कि चूजे के विकास का सही क्रम आपको चुनना है। तो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 है बच्चों ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर हमारा जाइगोट बनेगा। तो एम्ब्रियो तो गलत हो गया, बी गलत है। जाइगोट बन रहा है डायरेक्टली, ये भी गलत है। सेल डिवीजन हो रहा है, गलत। फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, सेल डिवीजन, एम्ब्रियो एंड देन चिक, तो ए जो है वो फिर से सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले निषेचन होगा, युग्मज बनेगा, युग्मक, और कोशिका का विभाजन होगा, और भ्रूण उसके बाद क्या बन जाएगा, चूजा बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं 82 की। विच एनिमल शोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन से जीव अलैंगिक जनन दर्शाते हैं। तो आपको पता है कि हाइड्रा बताता है, प्लानेरिया, और साथ ही साथ में अमीबा भी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डॉग नहीं होगा। तो 1 2 4 बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि बी हो जाएगा इसका सिंपल सा जवाब। क्लियर है? चलो 83 की बात करते हैं। विच स्टेटमेंट्स अबाउट हॉर्मोन्स आर करेक्ट। हार्मोन के बारे में सही कथन चुनिए। दे आर केमिकल मैसेंजर्स, दे आर सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन, एस्ट्रोजन कॉजेस वॉइस चेंजेस इन बॉयज। बहुत आसान है, बहुत आसान सी लैंग्वेज में दिया हुआ है। केमिकल मैसेंजर है, बिल्कुल सही। एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होते हैं, बिल्कुल सही। मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल सही। लेकिन ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, तो वो वॉइस चेंज बॉयज में नहीं कर सकता, यानी कि 1 2 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 1 2 3 यानी कि ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्लियर? चलो आगे बढ़े।
84 की बात करते हैं, मैच द हार्मोन्स विद देयर फंक्शन, हार्मोन से उनके कार्यों को मिलाना है। मैंने आपको बताया था कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, उसका क्या काम है, वो आपको अपनी बुक में याद करना है, लिखना है और साथ ही साथ में इसको डेली रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को, तो ये हो जाएगा बी थायरॉक्स, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी इंसुलिन के लिए। एड्रेनालिन है हमारा इमरजेंसी हार्मोन, तो इसका हो जाएगा सी थायरॉक्सिन, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये करता है, तो बीसीएडी ग्रोथ करता है, तो बीसीएडी यानी कि ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है? इसी तरीके से याद कर लो कि इंसुलिन जो है वो रक्त शर्करा को नियंत्रित करती है, एड्रेनालिन क्या करता है, आपात स्थिति में आता है, थायरॉक्सिन चयापचय यानी उपापचय को मेंटेन करता है, और वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसी तरीके से जो है वो याद कर लो ताकि आगे एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। चलिए 85 की बात करते हैं। अ बॉय एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन ऑन 0.3 मीटर स्क्वायर एरिया, कैलकुलेट द प्रेशर। 150 न्यूटन का बल दिया हुआ है, 0.3 वर्ग मीटर क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो दाब कितना होगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, तो सिंपल आंसर हो गया 150 डिवाइडेड बाय 0.3, पॉइंट आया, जीरो बढ़ाया, 3 5 जा 15, 0 यानी कि 500 पास्कल हो जाएगा इसका आंसर। सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। सही करा है मैम ने? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम सही कर रही है या नहीं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 की बात करते हैं। अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन एक्ट टुवर्ड द नॉर्थ, 6 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है साउथ की तरफ, नेट फोर्स कितना होगा? और देख रहे हो उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण लिखा हुआ है, यानी कि तुम्हें बताना भी है कि कौन से डायरेक्शन की तरफ जाएगा। तो सिंपल देख लो यहाँ पर कि 8 न्यूटन बड़ा है, ये जा रहा है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, 6 न्यूटन छोटा है, वो जा रहा है बच्चे साउथ की तरफ। ठीक है, तो डिफरेंस तो आराम से निकाल लोगे कि भैया नेट फोर्स कैसा हो जाएगा, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। 8 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन कितना हो गया, 2 न्यूटन का फर्क आ रहा है। अब ये 2 न्यूटन जाएगा किसकी तरफ, साउथ की तरफ जाएगा या फिर नॉर्थ की तरफ जाएगा, ये कंफ्यूजन है। दक्षिण में जाएगा या फिर उत्तर जाएगा, तो जहां न्यूटन का बल ज्यादा लगेगा वहीं जाएगा, यानी कि नॉर्थ की तरफ, यानी कि कहां, उत्तर की तरफ। तो 2 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, बी हो जाएगा। समझ गए? चलो ओके, तो बच्चों अब आप मॉडल पेपर्स को परचेज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए। कहां से? वेदा एकेडमी एप्लीकेशन से, साथ ही साथ में फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, तो फटाफट से परचेज करिए और खूब सारी ओएमआर शीट्स को भर डालिए। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं कि गेस्ट पेपर अब मैं सॉल्व कहां कर सकता हूं। आप गेस्ट पेपर को सॉल्व कर सकते हो वेदा एकेडमी एप्लीकेशन पर, जितनी बार चाहते हो, जितनी बार मर्जी चाहे, जितना मन करे उतना सॉल्व करो, क्योंकि अल्टीमेटली प्रैक्टिस करने से ही एक इंसान परफेक्ट बनता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए और गेस्ट पेपर को डेली सॉल्व करिए वेदा एकेडमी एप्लीकेशन पर। उसके साथ साथ बच्चों ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो कि डेली आपको करवाया जा रहा है 3 बजे, तो फटाफट से रेडी रहो और टाइमली अपने पेपर को सॉल्व करो, अच्छी तरीके से सॉल्व करो, ताकि कोई भी गलती होने के चांसेस ना रहे। ठीक है बच्चों, पैनिक क्रिएट नहीं होगा अगर मॉक टेस्ट को दोगे। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं बच्चों, छोटे छोटे भाई बहन जो है ना, उनके लिए वेदा एकेडमी ले आया है आरंभ बैच, जो आप ही की तरह जेएनवी का सपना देख रहे हैं। तो आपके अगर कोई भी रिश्तेदार हैं, कोई रिलेटिव है, कोई कजिन है, कोई छोटा भाई बहन है जो आरंभ बैच में ज्वाइन करना चाहता है, जेएनवी की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उसे बता देना कि 27 जनवरी को लॉन्च होने वाला है क्या, आरंभ बैच, जिसमें 2027 जेएनवी के लिए प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और 87 की बात करते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर नॉट ट्रू, वायुमंडलीय दबाव के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो बताओ 87 का क्या हो जाएगा आंसर। ओके, क्या होना चाहिए, इट डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होता है, बिल्कुल सही है भाई। इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल, बिल्कुल सही। इंक्रीजेस विद द हाइट, गलत, नॉर्मल स्फेरिक प्रेशर है ये, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहां पर गलत क्या है, ओनली 3, ये बच्चों फोर्थ है। ठीक है, तो ए हो जाएगा। 88, a force of 100 newton acts on an area of 5 meter square and another force of 200 newton acts on 5 meter square, the ratio of pressure will be। बहुत आसान है इसे फाइंड करना, देखो मैं बताती हूँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा।
और दूसरा पेन ले लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले केस 1 के लिए हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम P1 फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसमें हम F1 और एरिया 1 फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फोर्स दे रखा है 100 न्यूटन का और एरिया दे रखा है 5 का, ठीक है। तो 5 बताओ, 5 2s are 10, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20 पास्कल। क्लियर है, पहले केस की बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे मान लो अगर P2 को फाइंड आउट करूं, तो P2 में 200 डिवाइडेड बाय क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। 5 4 यानी कि हो जाएगा 40 पास्कल, ठीक है। P2 हो गया ये। तो अब डिवाइड कर दो, यहाँ पर हो जाएगा हमारा P1 डिवाइडेड बाय P2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 40, यानी कि हमारा हो जाएगा 1/2। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, पता होगा, मैथ्स में इतना तो सीखा ही है। तो 1:2 ये हो जाएगा ए। आसान सा सवाल था ये। 40 डिवाइडेड बाय 20 होता तो 2:1 हो जाता, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेना। क्लियर, बढ़ेंगे। चलो, सेलेक्ट द ग्रुप वेयर प्रेशर इंक्रीज्ड बाय द डिक्रीजिंग एरिया। वह समूह चुनिए जिसमें क्षेत्रफल घटाने से दाब बढ़ता है। आप सबने ये वाला फॉर्मूला देखा है। अब फटाफट से हर एक सिचुएशन में इस फॉर्मूले को रखो और पता करो कि कौन से फॉर्मूले में ये बेस्ट फिट हो रही हैं चीजें, तभी आपको समूह पता चल जाएगा। बताओ 89 का क्या होना चाहिए आंसर, फटाफट से जल्दी से बताना है। 89 का आंसर क्या होना चाहिए, ब्रॉड स्ट्रैप ऑफ स्क्रू, यहाँ पर है प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ब्रॉड स्ट्रैप्स ऑफ स्क्रू बैग, यानी कि सबसे पहले हो गया एरिया जो है वो हमारा कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। तो प्रेशर तो यहाँ पर डिक्रीज हो गया है ना, बढ़ना है प्रेशर, तो ये तो गलत हो गया। शार्प नाइफ बिल्कुल सही, पॉइंटेड नेल बिल्कुल सही, नीडल बिल्कुल सही, ब्लेड बिल्कुल सही। तो सी जो बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, जहां पर एरिया कम होना चाहिए, जैसे ही हमारा एरिया लेस होगा बच्चे, हमारा प्रेशर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गई, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, 90 की बात करते हैं। मैथ द फॉलोइंग, निम्नलिखित से मिलाना है। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन या फिर नो फ्रिक्शन। तो इसका 90 का आंसर क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, फटाफट से बता दीजिए। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 90। ओके, तो वन एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन है वॉकिंग, यानी कि इसका हो जाएगा बी। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, हीट का प्रोडक्शन होना, तो ये हो जाएगा ए। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्लूइड फ्रिक्शन हो जाएगा एयर और लिक्विड रेजिस्टेंस यानी कि ड्रैग, ये हो जाएगा सी। नो फ्रिक्शन लग रहा है स्पेस में क्योंकि वहां पर कुछ है ही नहीं, तो ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। बी ए सी डी, बी ए सी डी, बी ए सी डी। क्लियर है, चल आगे बढ़े। 91, a pendulum oscillates 40 times in 10 सेकंड। फ्रीक्वेंसी बताओ, लोलक जो है वो 10 सेकंड में 40 बार दोलन कर रहा है, तो क्या होना चाहिए इसका फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 40 टाइम्स डिवाइडेड बाय 10 सेकंड, ये हो जाएगा हमारा 4 हर्ट्ज। इतना आसान सा क्वेश्चन, आसान नहीं है, आता है फॉर्मूला इसलिए आसान लग रहा है, अगर अभी नहीं आता होता तो कैसे सॉल्व करते, है ना। चलो 92, इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेशन इज इतना सेकंड्स, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया 1 अपॉन टाइम पीरियड करना है, तो 1 अपॉन 0.02, है ना। एक पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाए ऊपर, 2 5 जा 50 यानी कि 50 हर्ट्ज, मतलब बी बिल्कुल सही जवाब है मैडम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93, मैच द साउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ध्वनि के गुणों को मिलाना है। बहुत आसान है, ध्यान से देखो। लाउडनेस एल ए याद करो, एम्पलीट्यूड से मिला दो तुरंत के तुरंत, ठीक है। पी एफ यानी कि पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि हो जाएगा ए। क्वालिटी एंड नॉइस रह गया मैडम अब, है ना। बी और ए तो हो गया, वेव फॉर्म ऑफ इरेगुलर वाइब्रेशंस देखना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी म्यूजिक बजता है तो रेगुलर वाइब्रेशंस होती हैं, तो नॉइस का तो हो गया डी, तो सिंपल है, क्वालिटी का हो जाएगा सी। तो बी ए सी डी, बी ए सी डी यानी कि ए हो जाएगा। इस तरीके से मैचिंग करना है। क्लियर है, समझ में आ गया या नहीं आया है, बता दो फटाफट से। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़े। 94, अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर यूज्ड इन, पराध्वनिक ध्वनियों का उपयोग किसमें होता है। 94 का क्या होना चाहिए, फटाफट से बताइए। बिल्कुल सही, ओके, होना चाहिए नॉर्मल हियरिंग में नहीं होता है, तो 1 2 3 जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सोनार में होगा, क्लीनिंग में होगा, मेडिकल इमेजिंग में होगा। 94 इज गुड। 95, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मेजर्ड इन, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं, लाउडनेस को किस में मेजर करेंगे, डेसिबल में मेजर करेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है, डी हो जाएगा। डी बी याद रखना, ठीक है। और 80 डेसिबल से अबव की जो साउंड्स होती हैं
इस चीज को भी आपको याद रखना है कि इनसे जो अबव की साउंड होती है वो हार्मफुल होती है। क्लियर है? आगे बढ़े। 96 मैच द एप्लीकेशंस, उपयोगों से मिलाना है। गोल्ड प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग। बताओ फटाफट से 96 का क्या आंसर हो जाएगा? ओके 96 गोल्ड प्लेटिंग जो है वो किसमें यूज होता है? ज्वेलरी में। टिन का प्लेटिंग यूज होता है फूड में। जिंक का प्लेटिंग यूज होता है प्रिवेंशन ऑफ रस्ट में। सिल्वर प्लेटिंग किसमें यूज होगा? फटाफट से बताओ। ओ ओ ओ डी यानी कि यूटेंसिल्स में, है ना? चांदी के प्लेटों में खाना खाया है? नहीं खाया? कोई बात नहीं है, एल्यूमिनियम के में खाते हैं यार हम तो, है ना? चलो सिल्वर में भी खाओगे। चलो आगे बात करते हैं 97 की। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग का एक प्रोसेस मैंने आपको बताया था, वो सीक्वेंस आपको यहाँ पर बताना है। बताओ फटाफट से, जल्दी से बता दो। 97 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमारे बनेंगे बादल। तो कहां बन रहे हैं बादल? ओके क्लाउड फॉर्मेशन, चार्ज का एक्यूमुलेशन, डिस्चार्ज एंड थंडर, यानी कि सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। बादल का निर्माण, आवेश का संचय, निर्वहन और गर्जन। तो सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो गया, और इसी के साथ जो है वो थंडर आके हमारा बोर्ड हो गया बंद, लेकिन वापस आ गया। चलो 98 की बात करते हैं। मैच द कॉलम। फोकस, फोकस का पॉइंट कौन सा होता है? एपिसेंटर, सीस्मोग्राफ एंड रिक्टर स्केल। तो भैया मुझे तो रिक्टर स्केल के बारे में आता है कि भैया वो स्केल होता है मेजरमेंट के लिए, तो मतलब मैं ए यहाँ पर कर देती हूँ। ठीक है, सीस्मोग्राफ क्या होता है? एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, तो मैं इसको डी कर देती हूँ। एपिसेंटर और फोकस में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये कौन सा होगा। बताओ फटाफट से क्या होना चाहिए? फोकस, फोकस होना चाहिए पॉइंट इनसाइड द अर्थ, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा पॉइंट ऑन सरफेस, बी सी डी ए, यानी कि ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बात करते हैं 99 की। मैच द आई पार्ट्स विद देयर फंक्शन। नेत्र के भागों में उनके कार्यों से मिलाना है। कॉर्निया, आइरिस, लेंस, रेटिना। फटाफट से बताओ 99 का आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से। क्या हो जाएगा? कॉर्निया का हो जाएगा डी, रिफ्लेक्ट करती है लाइट को। ठीक है। आइरिस का हो जाएगा ए, कंट्रोल करती है प्यूपिल के साइज को। ठीक है। रेटिना सी, इमेज को फॉर्म करती है, और ये हो जाएगा बी। तो यानी कि डी ए बी सी, ए हो जाएगा इसका सही जवाब। क्लियर है? आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेमोंस्ट्रेट दैट व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स? रेनबो बताता है, प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट बताता है, ठीक है बच्चे, और क्या बताता है? हमारा सर्कुलर डाइकोरिज्म बताता है, मिरर का रिफ्लेक्शन नहीं बताता, यानी कि ए हो जाएगा 1 2 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों आगे देखते हैं क्या है। मॉडल पेपर आप परचेज कर सकते हो, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। साथ ही साथ में AIMT को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा 3 बजे। और बच्चों यही जो है वो हमारा ये गेस्ट पेपर जो है वो खत्म हो चुका है। आई होप आपको मजा आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपको आए होंगे, और नहीं आए हैं तो फिर से एप्लीकेशन पे जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट गेस्ट पेपर में, तब तक के लिए स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टे हेल्दी, और पानी पीते रहिए, मजे करिए, टेंशन फ्री जिंदगी जीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हे गाइस, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस गेस्ट पेपर में। अब मैं आ गई हूँ, और आपको पता है जब मैं आती हूँ तो मैं क्या कराती हूँ, मैं आपको लैंग्वेज का पूरा पोर्शन बढ़िया तरीके से करवाती हूँ। आइए गाइस, फटाक से हम सॉल्व करेंगे हमारा हिंदी और इंग्लिश, यानी हमारा पूरा लैंग्वेज का पोर्शन। सबसे पहले आती है हमारी हिंदी भाषा की, पेपर यहीं से शुरू होता है वैसे तो। चलिए इसमें आपको एक गद्यांश मिलता है, पता है हमें, जिससे 5 क्वेश्चन होते हैं, पता है हमें 10 क्वेश्चन आपके व्याकरण से होते हैं, पता है हमें। जब पता है तो बढ़िया से आंसर करो, सॉल्व करो, और अपना जेएनवी में सिलेक्शन लो भाई। पैसेज क्या बोल रहा है? पैसेज देखते हैं। लोक अदालत न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण और वैकल्पिक माध्यम है, जिसका उद्देश्य लोगों को शीघ्र, सस्ता और सरल न्याय उपलब्ध कराना है। लोक अदालतों की स्थापना कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत की गई है। इनमें विवादों का निपटारा आपसी समझौते और सहमति के साथ पर किया जाता है। लोक अदालतों में विशेष रूप से छोटे मोटे दीवानी मामले, पारिवारिक विवाद, बैंक ऋण, बीमा दावे और यातायात से संबंधित मामलों का समाधान किया जाता है। मतलब कोई बड़े बड़े मुद्दे यहाँ नहीं आते हैं, ऐसे मुद्दे जिनको आपस में बात करके निपटाया जा सकता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं निपटाते हैं, खैर वो अलग बात है। तो ऐसे जो मुद्दे वो लोक अदालतों में, यानी लोगों की अदालतों में, लोग से यहाँ लोग है, ठीक है। हाँ, यहाँ ना तो लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है और ना ही अधिक खर्च। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है
और उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालतें न्यायालयों पर बढ़ते बोझ को कम करने में सहायक है और आम जनता में न्याय के प्रति विश्वास को मजबूत करती है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करती है। ठीक है, तो लोक अदालत के बारे में पूरा पैसेज पढ़ लिया, समझ लिया, पता लग गया। क्वेश्चन देखते हैं, लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है? कठोर दंड देना, शीघ्र और सस्ता न्याय देना, लंबी कानूनी प्रक्रिया, केवल आपराधिक मामलों का निपटारा। अब देखो, अगर आपने बढ़िया से पैसेज पढ़ा है तो आपको ऐसे बार बार ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी पैसेज में। आपको पता है कि अच्छा ये बात मैंने पढ़ी थी, तो आप वहां से उसको कनेक्ट कर लोगे, और कनेक्ट कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि शीघ्र और सस्ता न्याय देना। ठीक है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ ना तो लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है और ना ही अधिक खर्च होता है। ठीक है, सस्ता भी पड़ता है और जल्दी से जो भी विवाद है वो सिमट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, लोक अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? बहुत आसान है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप सीधा देखो क्या लिखा हुआ है, सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, सेवा कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। इजी भाई, बहुत इजी, मतलब आप यहाँ से अपने इतने सही मार्क्स गेन कर सकते हो ना, वो आपको हेल्प करेंगे आपकी पूरी जो मेरिट है वो बनने में। ठीक है, टोटल मार्क्स में लैंग्वेज बहुत हेल्प करती है। लोक अदालत में मामलों का निपटारा किस आधार पर होते हैं? न्यायाधीश के आदेश पर, सरकारी नियमों पर, साक्ष्यों की लंबी जांच पर, या आपसी समझौते पर। लोक अदालतों का निर्माण ही इसीलिए हुआ था कि जो भी यहाँ पर मामलों का निपटारा है वो आपसी समझौते से किया जाए। देखिए, विवादों का निपटारा आपसी समझौते और सहमति के आधार पर किया जाता है, ताकि कोई लंबी लंबी कानूनी प्रक्रिया ना चले, समय बर्बाद ना हो, अधिक पैसा ना लगे। तो ये छोटे मोटे विवादों को लोक अदालत के द्वारा हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, लोक अदालत का निर्णय कैसा निर्णय माना जाता है? अस्थायी, अपील योग्य, अंतिम या गोपनीय। अगर आप कोई भी मुद्दा लेकर लोक अदालत के पास जाते हैं और जो उन्होंने फैसला सुना दिया वही अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलो भाई, बहुत अच्छा करो आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तैयारी। अगर मेरे आंसर और आपके आंसर मैच कर रहे हैं ना, तो बस आपकी समझो तैयारी बहुत जबरदस्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अदालतें किस बोझ को कम करने में सहायक हैं? प्रशासनिक, आर्थिक, न्यायालयों के मामलों को, या सामाजिक? जैसा कि हम जानते हैं, मतलब मुझे नहीं पता आप जानते हैं नहीं, नहीं जानते तो जान जाएंगे कि हमारा जो न्यायालय का पूरा तंत्र है, जो शासन है, जो पूरे न्यायालयों की व्यवस्था है, इतने सारे केसेस है ना, इतने सारे केसेस है कि उनको समय पर निपटाना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर हम आज से शुरू करें तो लगभग हमें 20-25 साल लग जाएंगे, आई थिंक उससे ज्यादा लग जाएंगे, हर एक केस को प्रॉपर सुनवाई करके खत्म करने में। ठीक है, तो यहाँ पर किस बोझ को ये लोक अदालत है जो किस बोझ को कम करने में सहायक है? न्यायालयों के मामलों को। इसीलिए लोक अदालत का गठन हुआ कि ऐसे जो मुद्दे हैं उन्हें जल्दी से खत्म किया जाए, ताकि कि ये जो बोझ है वो कम होता रहे, बोझ बढ़े ना। ठीक है, यह व्यवस्था लोगों से दृढ़ करती है आम जनता के न्याय के। लोक अदालतें न्यायालयों पर बढ़ते बोझ को कम करने में सहायक हैं। क्लियर यहाँ तक सभी? अगर पैसेज बढ़िया से सॉल्व कर लिया है तो अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे व्याकरण के क्वेश्चंस की तरफ। न्याय शब्द का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची यानी आपके समान अर्थ वाले शब्द। अन्याय, फैसला, इंसाफ या फिर कानून। देखिए, न्याय का जो सीधा सीधा संबंध है किससे होगा? यहाँ पर इंसाफ से होगा। फैसला सुनाना किसी तरीके का न्याय करना नहीं है। कानून का मतलब न्याय नहीं होता, नियम होता है। और अन्याय का मतलब न्याय का उल्टा ही होगा। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा इसका पर्यायवाची? इंसाफ हो जाएगा। बिल्कुल। चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं। सहमति शब्द का विलोम क्या है? समर्थन, असहमति, सहयोग या सहकार। क्या होना चाहिए बच्चों? जल्दी से आंसर करोगे आप सभी। और राइट आंसर मैं आपको बता के जाती हूँ। राइट आंसर क्या होगा? असहमति। अ उपसर्ग है, आ का मतलब होता है न होना,
सहमति का मतलब होता है किसी भी चीज में मेरा पूरा, क्या बोलते हैं अंग्रेजी का शब्द है, मेरा पूरा समर्थन है, नहीं मेरा पूरा सपोर्ट है, सपोर्ट इज द वर्ड, सपोर्ट है। तो जब सपोर्ट नहीं होता तो उसको असहमति बोलेंगे, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, आई एम नॉट सपोर्टिव इन दिस थिंग, ओके। लोक अदालत में कौन सा समास है, देखो पैराग्राफ से उठा लिया ये, ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको पैराग्राफ दो वहीं से निकाल ले आपके जो शब्द है, ठीक है। लोक अदालत में कौन सा समास है, जब मैं इसका विग्रह करूंगी क्या बनेगा ये, लोगों की अदालत, या अगर लोगों भी नहीं लिखना, लोक की अदालत, या फिर लोगों के लिए अदालत, या लोग के लिए अदालत, एक ही बात है। बात क्या हो रही है कि जो यहाँ पर की, कोई की और ये के लिए आ रहे हैं, क्या है ये सभी हैं कारक विभक्तियां, और जहां पर कारक विभक्तियां पाई जाती हैं वो क्या हो जाता है, वो तत्पुरुष समास हो जाता है। इतना याद है ना आप सभी को, बिल्कुल याद होना चाहिए वरना पिटाई होगी आप लोगों की। चलो भाई 9वां प्रश्न, लोक अदालत न्याय देती है, वाक्य में कैसी त्रुटि है, संज्ञा संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी, वर्तनी संबंधी। अब देखिए ये आपको पूरा वाक्य दिया हुआ है, पूछा गया इसमें त्रुटि किस हिस्से में है, एक तो वो क्या वो संज्ञा की है, क्या वो वचन की है, वो कारक की है, या वर्तनी की अशुद्धि है। अगर आप लोगों की आंखें एकदम ऐसे एकदम बाज की तरह, वो चील की तरह पैनी है, तो आप पकड़ लोगे कि यहाँ पर ये जो अदालत है यही शब्द गलत है। होता क्या है, अदालत नॉट अदालत, तो ये किसकी गलती मानी जाएगी, ऑफ कोर्स वर्तनी की अशुद्धि है गाइस, है ना। चलो 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 10वां क्वेश्चन, न्यायालय शब्द में प्रत्यय कौन सा है, न्यायालय, आलय, त, इक या फिर य, भाई साफ दिखाई दे रहे हैं न्याय और आलय। हालांकि जो आलय शब्द है पूर्णतः वो प्रत्यय में काउंट नहीं होता है, बट हाँ क्योंकि वो अलग हो रहा है और एक नया शब्द बन रहा है मिलके आपस में, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उचित वर्तनी शब्द है विद्व्य, विद्वान, वाम, विद्वान, विद्वान, ठीक है। उचित वर्तनी बतानी है, सही शब्द बताना है, कौन सी होगी, शब्द बन रहा है विद्वान, ठीक है, विद्वान ये शब्द है, ना तो ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से भी लिखा जाता है जिसमें आधा द आ रहा है, आपका वाह आ रहा है, और ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। अंतिम शब्द का विलोम क्या होगा, अंतिम, आखिरी, आखिरी, यही अंतिम दिन, यही अंतिम रातें, यही अंतिम फैसला, यही अंतिम बातें, यही अंतिम दुख, अंतिम आखिरी, आखिरी की बात हो रही है, आखिरी आखिरी आखिरी, जब अंतिम आखिरी है तो इसका उल्टा क्या होगा, पहला, फर्स्ट, और फर्स्ट हमें प्रथम से पता लग रहा है, प्रथम मीन्स फर्स्ट, है ना। चलो 13th क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, अगेन प्रत्यय से क्वेश्चन आ गया है। देखो भाई उपसर्ग प्रत्यय जरूर पूछा जाएगा, वर्ण का चैप्टर जरूर पूछा जाएगा, पर्यायवाची विलोम जरूर आएगा, मुहावरे बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो ये वो टॉपिक्स है जिनको आप मिस आउट नहीं कर सकते हो, बार बार आपको बता रही हूँ, वीडियो भी बना चुकी हूँ इसके लिए मैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो उनके क्वेश्चन है, मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ। अगर अभी भी वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी और आपको नहीं पता, अभी भी आप ऐसे टेंशन में हो, गुमराह हो रखे हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, जाके वो वीडियो भी जरूर देखना, ओके गाइस। चलो लोकतांत्रिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, लोकतंत्र और इक, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है भी रहता है, मतलब कि मैम ये हम कैसे प्रत्यय पता लगाएं। मैंने आपको बहुत बार बार ये बोला है कि बेटा आप मूल शब्द देख लो, मूल शब्द अगर आपने निकाल लिया तो आपको कभी भी प्रत्यय उपसर्ग को पहचानने में मतलब इतू सी भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। लोकतांत्रिक में हमें पता है यहाँ पे किस शब्द से बना है, लोकतंत्र,
मूल शब्द है इसमें लोकतंत्र, साफ पता लग रहा है ना? ऐसा भी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ही क्या फुद्दू बच्चे हो, आपको मालूम ही नहीं है कि ये लोकतंत्र है, इसमें वर्ड का इस्तेमाल है या कुछ और है। लोकतंत्र वर्ड का इस्तेमाल है, साफ पता लग रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। अब लोकतंत्र वर्ड हमने निकाल लिया, बचा क्या? ये जो त्र है इसमें आप देखोगे छोटी ई की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, और पीछे क्या बचता है? का। क्या बना ये? इक। तो बी इज द राइट आंसर। लोकतंत्र में इक प्रत्यय लगने से ये लोकतांत्रिक बन गया। अगर यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा होता तो ये ईक होता, लोकतांत्र ईक। बस आपको इतना ही पहचानना है भाई, बहुत आसान है। आम जनता में रेखांकित पद का भेद क्या है? दिया क्या हुआ है? आम। अब ये खाने वाले आम की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है आम जनता की, ठीक है? जनता यहाँ पर संज्ञा ही है, और ये जो आम शब्द है इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, विशेषता का बखान कर रहा है कि जनता कैसी है? आम जनता है, नॉर्मल जनता है, आम जनता ही बोलते हैं ना, ये तो आम जनता है, खास नहीं है इसमें कुछ भी, ठीक है? तो आम शब्द यहाँ पर क्या बता रहे हैं? विशेषता, इसीलिए क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल इजी है कि नहीं भाई? बहुत आसान है। सावधान करने के अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग किया जाएगा कि सावधान हो जाओ? कान फूकना, कान खोलना, कान खड़े होना, या कान भरना? कान भरना तो भैया चुगली होती है, ठीक है? कान फूकना कुछ नहीं होता, कान खड़े होना होता है, ध्यान से सुनना एक तरीके से। लेकिन कान खोलना, कान खोलना बिल्कुल ठीक है कि कान खोलकर सुन लो, है ना? ऐसा बोला जाता है ना, यानी ध्यान दो भैया, सुन लो, तुम्हारे काम की बात बता रहे, नहीं कान खोलकर सुनो, ठीक है गाइस? सो यहाँ पर हमारा हिंदी का पूरा पोर्शन कंप्लीट। अब आता है लैंग्वेज का एक और सब्जेक्ट, एक और हिस्सा, जो कि है अंग्रेजी, इंग्लिश। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए वाली इंग्लिश। चलो, टिंग टिंग टोंग, टिंग टिंग टोंग। ये है क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट। हाँ, सो गाइस एएमटी है, ठीक है, भूलना मत। ओके, एंट्रेंस एग्जाम आरंभ बैच शुरू हो रहा है हमारा 27 जन से, जरूर इसको एनरोल करें। चलो फटाक से देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग, चूजिंग द मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब हमें पैसेज अच्छे से पढ़ना है, जैसा हमारा हिंदी में हम पैसेज बढ़िया पढ़ रहे थे और फिर ऑप्शंस के आंसर्स मार्क कर रहे थे, एकदम सही वाले, करेक्ट। तो एक बार पढ़ लेते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया स्टैंड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट coral reef system stretching over 2300 kilometers. This underwater marble comprises approximately 2900 individual reefs and 900 islands, formed by billions of tiny organisms called coral polyps over millions of years. The reef support an extraordinary variety of marine life, including 1500 species of fish, 411 types of hard coral, and countless other organisms. However, climate change and ocean acidification pose existential threats to this natural wonder. Rising sea temperature cause coral bleaching, a phenomena where coral expel the algae living in their tissues, turning white and eventually dying if conditions don't improve. कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के एक कोस्टल एरिया की बात है। इतने जीव रहते हैं, इतने जीवों की वहां पर पूरी डाइवर्सिटी है, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से वो किस तरीके से खराब, वो सबका बखान इसके अंदर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हाट आर कोरल पॉलिप्स? लार्ज मरीन मैमल्स दैट प्रोटेक्ट द रीफ, tiny organisms that form the Great Barrier Reef over millions of years, types of fish that live in the coral formation, algae that give corals their color. क्या होना चाहिए? ऑप्शंस हैं, आंसर आपको यही मिलेंगे, है ना? व्हाट आर कोरल पॉलिप्स? एंड formed by
This underwater marble comes from an individual reefs and islands formed by billions of tiny called coral polyps over the million of the year. ठीक है, क्या है ये? Tiny organisms that form the Great Barrier Reef over millions of the year, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग to the passage, what happens during coral bleaching? Corals absorb more algae and become darker. Corals multiply rapidly and spread across new areas. Coral expel the algae living in their tissues and turn white. Coral develop stronger resistance to temperature changes. दिक्कत कहाँ हुई यहाँ पर? क्या हुआ? What happened? Coral expel the algae living in their tissues and turn white. जी हाँ, ठीक है, ये रहा इसका आंसर। Coral the algae living in their tissues turning white and eventually dying if conditions don't improve. क्लाइमेट चेंज की वजह से या जो भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, आपदाएं हो रही हैं, उसकी वजह से जो हमारे जीव जंतु हैं, इवन चाहे वो एल्गी है जो हमारे तालाब या उन सब में दिखाई देती है आपको, उस तक पे असर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कितना घातक है, कितना खतरनाक है, सोच लीजिए। फिलहाल यहाँ पे आंसर सी बिल्कुल ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many individual reefs comprise the Great Barrier Reef System? Approximately 2300 या 900, 1500 या 2900? फटाक से देखो कि आंसर यहाँ पर कहाँ है, पैसेज के अंदर जल्दी से देखेंगे। ठीक है, approximately 2900 individual reefs and 900 are formed by billions of coral polyps over million of the year. Right answer क्या है? 2900 reefs. Okay guys, chalo next read the following passage and answer the question the following choosing the most appropriate option. The scientists declare to the audience our research has proven that renewable energy sources can replace fossil fuels within the next 2 decades and government must take immediate action to these demand changes. पढ़ लिया हमने, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? The scientists declared to the audience that their research has proven that renewable energy source can completely replace fossil fuels within the next 2 decades and government must take immediate action to implement these changes. Option B, the scientists declared to the audience that their research had proven that renewable energy sources could completely replace fossil fuels within the following 2 decades and government had to take immediate action to implement those changes. Option C, the scientists told the audience that our research has proven that renewable energy source could replace fossil fuels within the next 2 decades that government must take an immediate action to implement these changes. The scientists said to the audience, कौन सा वाला सही होगा हमें वो देखना है यहाँ पर। That is research proved that renewable energy sources can completely replace fossil fuels within 2 decades and government must be taken immediate action to implement the changes. Right answer यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये आपको पूरा पैसेज दिया हुआ है, अब इसका सही वाला आपको क्या होना चाहिए वो हमें appropriate option बताना है। The scientists declared to the audience that their research had proven that renewable energy source could completely replace fossil fuels within the following 2 decades and government had to take immediate action to implement those changes, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलो सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव वॉइस आपको बतानी है। This international committee is investigating the environmental violation reported by the local communities and the regulatory authorities will impose strict penalties on the companies responsible for the damage. Option A, the environmental violations reported by local communities are being investigated by the international committee and strict penalties will be imposed by the regulatory authorities on the companies responsible for the damage. The international violations reported by local communities were being investigated by the international committee and strict penalties would be imposed by the regulatory authorities of the companies responsible for the damage. The environmental violations reported by local communities have been investigated. देखो भाई, were being, have been, यही आपको चेक करना होता है पैसिव वॉइस में क्या सही है क्या नहीं है।
उस हिसाब से जो भी हमें रूल्स है आपको बताना है। By the international committee and strict penalties are imposed by the regulatory authorities on the companies. Companies responsible for the damage, the environmental validation report by local are investigated. ठीक है, are investigated by the international committee and strict penalty will imposed by the regulatory authorities on the company responsible for the damage. सारी बातें सेम ही है, बस बात कहाँ पे आ रही है, आर बीइंग, वर बीइंग, हैव बीन या आर इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, यही सब पैसिव वॉइस में आप लोग को ध्यान रखना पड़ता है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, वर बीइंग होगा, हैव बीन होगा, आर इन्वेस्टिगेटेड होगा या आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। सो राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा कि द एनवायरमेंटल वायलेशन रिपोर्टेड बाय द लोकल कम्युनिटीज आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, adverb to complete each sentence. Of all the planets in our solar system, Jupiter is dash and has the most powerful magnetic field. Larger, the largest या largest क्या है, than, larger, largest या largest than. One of the planet is our solar system. Jupiter is the largest and has the most powerful magnetic फील्ड। दी लार्जेस्ट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्लैनेट की बात हो रही है तो दी जरूर लगना चाहिए यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एमा परफॉर्म्स डैश इन मैथमेटिक्स देन इन हिस्ट्री, बट शी परफॉर्म द बेस्ट इन ऑल साइंस सब्जेक्ट। बेटर, द बेस्ट, गुड या फिर बैड, क्या होगा? एमा परफॉर्म बेटर इन मैथमेटिक्स देन इन हिस्ट्री, बेटर होना चाहिए यहाँ पर, है ना? बिल्कुल सही जवाब, बेटर पे टिक लगा दो। चलो, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब टू कंप्लीट द सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब हिंदी में पढ़ते हैं ना हम, सहायक क्रिया, बिल्कुल ये वही है। बताओ चलो। The researchers dash completed their clinical trials before submitting the report to the medical board last month. Will have, must have, should have, would have been, क्या होना चाहिए? The researchers must have completed, उन्हें खत्म करना ही है, नो चॉइस, खत्म ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट। चलो भाई, अब ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं हमें और उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है। ठीक है, वर्ड फॉर ईच blank from the given option. The industrial revolution which began in Britain during the last 18th century that transformed human society in unprecedented ways. Fundamental, fundamentally, fundamentals या फिर fundaments। बिल्कुल देखो यहाँ पे आंख बंद करके इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे आप फंडामेंटली कर दो, फंडामेंटली ट्रांसफर। कई बार क्या सेंटेंस आप पढ़ के देखो, आपको समझ आएगा कि अच्छा ये वाला वर्ड यहाँ पे ज्यादा सुटेबल है। बहुत बार अगर आप उतने प्रैक्टिस आपने किया हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। 25th में देखते हैं, with steam powered machinery replace manual labor leading to mass production and the growth of factories. The period dash rapid urbanization as people migrated from rural areas to cities seeking employment. Witness, prevented, delayed या फिर उन्हें अवॉइड ही किया गया था। दिस पीरियड विटनेस्ड, प्रिवेंटेड, डिलेड या अवॉइड, क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से भाई यहाँ पर बिल्कुल विटनेस्ड आना चाहिए कि वो गवाह थे, उन्होंने देखा है अपने आंखों से, है कि नहीं? चलो क्वेश्चन 26 का मतलब, वर्कर फेस डैश कंडीशन इन ओवरक्राउडेड फैक्ट्रीज। एक्सीलेंट, कंफर्टेबल, हार्श, प्लीजेंट। डैश कंडीशन ओवरक्राउडेड यहाँ पर ऑलरेडी एक ऐसा वर्ड है जिससे आपको पता लगेगा कि यहाँ पर बात एक्सीलेंट की नहीं हो रही है, कंफर्टेबल की बात भी नहीं हो रही है, प्लीजेंट भी नहीं हो रहा, सीधी सीधी बात किसकी हो रही है? हार्श। ठीक है, वो खराब, क्योंकि ओवर क्राउडेड है फैक्ट्रीज, तो वहां पे हार्श वर्ड ही सबसे ज्यादा सुटेबल। मतलब आप बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, अगर आप अभ्यास किया हुआ है, प्रैक्टिस है, तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि अच्छा यही है। चलो भाई नेक्स्ट। द डैश गैप बिटवीन द वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट and the working class widened dramatically, sparkling debate about labor rights and social reform that continue to this day. Similarity, equality, balance, disparity. The dash gap,
किस गैप की यहाँ पर बात हो रही है वो बताना है। डिस्पैरिटी गैप या बैलेंस गैप, नो, इक्वालिटी गैप तो है ही नहीं, सिमिलैरिटी कहीं दिखती नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी, डिस्पैरिटी। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 28। Choose the word that is most opposite in meaning to the word given in inverted commas. कॉमास में जो वर्ड दिया गया है उसका अपोजिट यानी के विपरीत। देखो अंग्रेजी में भी हिंदी हम घुसाएंगे क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है। ठीक है, चलो। The politician's candid remarks during the press conference surprised many journalists who expected diplomatic evasion. अब हमें कैंडिड का बताना है। ऑनेस्ट, फ्रैंक, डिसेप्टिव या सिंसियर क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट, कैंडिड का उल्टा ऑनेस्ट ही होगा, है ना? ऑनेस्ट होना चाहिए गाइस, क्या बोलते हो? बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, डिसेप्टिव। ठीक है, फ्रैंक, सिंसियर, ऑनेस्ट का मतलब बहुत ही सच्चाई, ईमानदार की बात हो रही है। उल्टा क्या होगा? डिसेप्टिव। 28। चलो 29 क्वेश्चन देखेंगे हम। द माउंटेनियर, पहले ऊपर की लाइन पढ़ते। चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन इनवर्टेड कॉमास। समानार्थी बताना है, समानार्थी है ये, समान है। क्लोजेस्ट, दैट इज क्लोजेस्ट मीनिंग यानी उसी के बहुत करीबी, बहुत पास का हो। द माउंटेनियर्स previous accents ascent to the summit required exceptional skill and courage, safe, dangerous, easy, pleasant. वर्ड क्या है? previous, 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 previous। सही प्रोनाउंसिएशन बता देना यार इस वर्ड की क्या होनी चाहिए। ठीक है, आप एक बार मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन जरूर बताना कि क्या है। previous, previous, whatever। राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा डेंजरस, खतरनाक, खतरा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूट बताना है। ठीक है, जो हम करते हैं इसकी जगह ये दूसरा शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। टाइप्स, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, थीस्ट, एग्नोस्टिक, एथिस्ट या फिर बिलीवर। ये वही है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में नहीं मानता है उसको हम कहते हैं एथिस्ट या नास्तिक। हिंदी में बोलेंगे नास्तिक, अंग्रेजी में बोल देंगे एथिस्ट, जिसको ईश्वर पे कोई विश्वास नहीं होता है। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों का टेस्ट पेपर होता है खत्म। हिंदी कर लिया, इंग्लिश कर लिया, मैथ कर लिया, साइंस कर लिया। एएमटी जरूर अटेंड करना है। ठीक है, और हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 6th और क्लास 9th के लिए 27 जनवरी से। तो गाइस बता दो अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोसी को, भाइयों बहनों को, सभी को कि अब उनका मौका आ गया है और जो सपना आप देख के अपना पूरा करेंगे, अब वो सपना उन्हें दिखाइए और उनका सपना पूरा हो इसके लिए उन्हें वेदा से मिलाइए। चलिए फिर यहीं पर हम समाप्त करते हैं अपनी क्लास। टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।